नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं अनुज सिंगल। मेरे साथ आज हंसता नहीं है, दिल्ली से वीरू जुड़ेंगे और अगले 1.5 घंटे में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मार्केट, स्टॉक्स, स्ट्रैटेजीज, इन सब पर बात करेंगे और थोड़ा वीकेंड फैक्टर पर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आज मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी। सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान में, निफ्टी 18,100 के ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी और मिड कैप शेयर्स में थोड़ा दबाव। फार्मा और मेटल शेयर्स में कमजोरी। बाजार को संभालने के लिए आ गया है आईटी शेयर। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1% ऊपर। परसिस्टेंट, इन्फोसिस, एचसीएल टेक में करीब 2% तक की तेजी। ऑटो और रियल्टी शेयरों में भी खरीदारी कायम। हिंडनबर्ग मामले में एक्सपर्ट कमेटी के बयान के बाद अदानी ग्रुप शेयरों में तेजी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बोली, अब तक की जांच में नहीं निकला कोई नतीजा। कुछ लोगों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले अदानी ग्रुप में बनाई थी शॉर्ट पोजीशंस। खराब नतीजों से ग्लेन फार्मा में जोरदार गिरावट। शेयर करीब 20% के लोअर सर्किट पर टंगा। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 72.5% गिरा। आय में करीब 29.29% की गिरावट। इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम और सख्त करने की तैयारी। सेबी ने जारी किया कंसल्टेशन पेपर। म्यूचुअल फंड्स के टोटल एक्सपेंस रेशियो को भी कम करने का सुझाव। निप्पॉन लाइफ, एचडीएफसी, एएमसी के शेयरों पर दबाव। और कल आएंगे दिवीज लैब के चौथी तिमाही के नतीजे। 58% घट सकता है मुनाफा। मार्जिन पर दिख सकता है दबाव। बीएल के नतीजों का भी बाजार को इंतजार। चलिए फिर आखिरी का 1.5 घंटा और तैयारी करते हैं इसकी। एक बेसिक टेक्सचर बता देते हैं, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। देखिए, आज एग्जैक्टली वही पॉइंट जो सुबह डिस्कस हुआ कि कल बड़ा मूव मिल चुका है मार्केट में। आज मार्केट आपको दोनों साइड की ट्रेड्स देगा 100-125 पॉइंट के बैंड में, और निफ्टी एग्जैक्टली 100-125 पॉइंट के बैंड में। अगर आप हाई और लो का डिफरेंस देखेंगे आज, तो ऑलमोस्ट 125-130 पॉइंट्स का बैंड जो हमने हेडलाइन में मेंशन किया। आईटी ने बहुत सपोर्ट किया आज। इनफैक्ट आईटी ने बुल्स को गेम में रखा उस समय जब बैंक निफ्टी कोलैप्स कर रहा था, उस समय जब मिड कैप इंडेक्स कोलैप्स कर रहा था, आईटी ने बचा के रखा आपको। और मिड कैप्स हालांकि वीक हैं, बैंक निफ्टी रिलेटिवली वीक है, लेकिन आईटी में मजबूती। और एक और फैक्टर ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे उसको, सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप शेयर्स में तेज़ी, वो एक अलग फैक्टर है जो हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीरो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। शुक्रवार, इसकी बात ही कुछ अलग होती है और परिधान देख के तुम्हारे और हमारे इस बात का आभास सबको हो गया होगा कि शुक्रवार की शाम जो है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। थका देता है ये हफ्ता, लेकिन इस हफ्ते टर्बुलेंस बहुत रही है अनुज। लेकिन कुल मिला के आज का ये डेटा ठीक ठाक था, मतलब जो सुबह बयां किया गया था वैसे ही रहा बाजार। 100 पॉइंट के दायरे में निफ्टी, और वो शॉर्ट या फिर लॉन्ग हमें अनुज निफ्टी बैंक के उस रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस की बिहेवियर के बीच में खेलना था। और अभी तक वो 43,500 का निफ्टी बैंक का बेस काम कर रहा है। तो अभी ये क्लोजिंग के लिए कोई झुकाव इंडिसेस पे या फिर स्टॉक स्पेसिफिक अनुज? दोनों ट्रेड्स प्ले आउट हो चुकी हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला आपने। आप बैंक निफ्टी पर फोकस कर रहे थे, मैं इस पर निफ्टी पर फोकस कर रहा था। और निफ्टी पर देखिए, आज जो सुबह हमारी एक अप्रोच थी बहुत क्लियर थी कि सुबह सुबह जहां खुले 18,175, 225 वहां पर सेल करिए और 18,250 का स्टॉप लॉस लगाइए। और वो ट्रेड ब्यूटीफुली प्ले हुई सुबह। उसके बाद एक रिवर्स ट्रेड के लिए बोला था कि 18,100 के करीब खरीदिए और 18,050 का स्टॉप लॉस लगाइए। आज का लो 18,060। और एक और चीज डिस्कस हुई थी कि आज मार्केट आपको 100 पॉइंट का बैंड देगा, 18,100 से 200 ब्रॉडली, और उससे ज्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं। और वही 18,100 से 200, आप थोड़ा सा उससे 40 पॉइंट नीचे फिसले ये। अच्छा, कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि कल और आज में क्या फर्क था। कल हमने सिर्फ फोकस किया था ऑप्शन राइटर्स, वो भी कॉल राइटर्स के लेवल को, क्योंकि पूरा वीकली कॉन्ट्रैक्ट उनका रहा था। आज हमने फोकस किया 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और एक ट्रेंडिंग मार्केट में आपको हमेशा पहला 20 डे मूविंग एवरेज हमेशा होल्ड होगा, चाहे कुछ हो जाए। अब अगर ये दूसरी बार टेस्ट होगा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तब नहीं बचेगा। तब मुझे लग रहा है कि फिर डाउन साइड ओपन होगी आपकी 17,800 की। लेकिन आज आपको एक बार 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बचाना था, वो मार्केट ने कर दिया आपके लिए। अब यहां से देखते हैं किस तरीके के सौदे बनते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अब
18,050 के नीचे निकले या 18,250 के ऊपर जाए तभी कोई ट्रेड बनेगा। बैंक निफ्टी में भी देखिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन 43,500 उसने डिफेंड कर लिया। एक बार उसको डिफेंड करना था 43,500 क्लोजिंग लेवल पर, उसने डिफेंड कर लिया। और अब सब सारा कुछ डिपेंड करता है किस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक बिहेव कर रहे हैं। ये जो अदानी की न्यूज़ आई उसके बाद थोड़ा इम्पैक्ट आया, इवन एसबीआई पर भी थोड़ा इम्पैक्ट आया और थोड़ा बाकी बैंकों पर भी इम्पैक्ट आया। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी मुझे लग रहा है कि बड़ी ट्रेड के लिए अब आपको थोड़ा वेट कर लें, या तो 43,000 तक का वेट कर लें या फिर ये 44,150 का जो क्लस्टर उसको निकलने का वेट कर लें। लेकिन निफ्टी में आज शानदार ट्रेड्स। और एक और चीज़, मिड कैप्स में अच्छी रिकवरी है। आज सुबह जो हमने मिड कैप्स चुने थे वो सारे के सारे एक लोअर लेवल पर आए और वहाँ से शानदार बाउंस बैक सारे के सारे स्टॉक्स में। आप चाहे रैमको सीमेंट देख लीजिए, चाहे मिड कैप आईटी शेयर्स देख लीजिए, चाहे इंडियन होटल्स देख लीजिए, जो सारी की सारी ट्रेड सुबह पिक की गई थी वो सारी की सारी अब देखिए डे हाई की तरफ ऑलमोस्ट बढ़ रही है वीरू। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल सही कही अनुज आपने कि जो क्लियर जिसे कहते हैं स्विंग, ट्रेडर के पक्ष में जाता है स्विंग, ज्यादा बेटर स्विंग था स्टॉक स्पेस में। हालांकि इंडेक्स की रणनीति बिल्कुल कारगर रही। निफ्टी बैंक बिल्कुल अगर आप देखिए अपने एजेस पे ट्रेड कर रहे हैं और एजेस को सम्मान दिया। और यस, मिड कैप इंडेक्स एक सब्सटेंशियल पुल बैक यहाँ पे। और याद रखिएगा निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का जो लो था वो एग्जैक्टली वो भी मोर और लेस एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी थी। फर्स्ट टाइम डिफेंड हुआ, लेट्स सी सेकंड टाइम क्या होगा। बट एक बार के लिए अनुज देखते हैं कि जो डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो ओआई की समरी है वो क्या कर रही है। देखिए आज आईटी और इंडेक्स को निफ्टी को बचाने के लिए और वो 20 डे का रेंज होल्ड करने के लिए जो स्पेस काम कर गया, दैट्स क्लियरली आईटी। बिरला सॉफ्ट अनुज बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है यहाँ पे, करीब 14.25% का हुआ है बिल्डअप। एम्फोसिस में करीब 11.3 का, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस में मैं काफी समय बाद इंट्राडे बेसिस पे इतना स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप देख रहा हूँ अनुज। इट्स 9.8% ह्यूज लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर देखा गया। ये था आपका आईटी का हाल। और रियलिटी अनुज यहाँ पे एक दो स्टॉक्स में, जैसे आपने अभी इंडियन होटल्स का उल्लेख किया, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ। डेरिवेटिव्स में हम इंडियन होटल्स को रियलिटी में प्लेस करते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज 5.1%, डीएलएफ करीब 6.8%। एक दिन के सॉफ्टनेस के बाद आज फिर एग्रेसिव थे ये स्टॉक्स। और बैंक्स में जहां पे लॉन्ग क्रिएट हुई वो थे फेडरल बैंक, सॉरी माफ कीजिएगा, शॉर्ट क्रिएट हुई वो थे फेडरल बैंक और बंधन बैंक। लेकिन मोर और लेस अनुज ये दिन बिलोंग करता है, शायद उसको हम नहीं छीन सकते जिस बात से, वो है निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी। लेकिन कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स अनुज। बिल्कुल, कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं और उसके बाद पैनल से इंट्रोड्यूस कराएंगे। देखिए सबसे ज़्यादा तेज़ी के ट्रेंडिंग शेयर्स की पहले बात कर लेते हैं। इसमें रैमको सीमेंट, जो मेनली वायदा के शेयर्स हैं, उनमें सबसे ऊपर ये स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस, मदरसन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय स्ट्रांग है। टाटा मोटर्स करीब 2.5% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस, रैमको सीमेंट, संवर्धन मदरसन, सुमी, ये सब स्टॉक्स ऊपर। और नीचे क्या है, ब्रिटानिया में थोड़ा डिक्लाइन है, पावर ग्रिड, जाइडस लाइफ और जीएनएफसी, ये कुछ नीचे वाले शेयर्स। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि आज हमारे साथ पैनल में कौन कौन जुड़ने वाला है। फंडामेंटल राय देने के लिए आज हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए आपके हमारे साथ होंगे प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, रुचित जैन और समीर चौहान, ये सब हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। और इसके अलावा 2:10 पर सेबी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट कमेटी के बयान में क्या रहा खास, बताएंगे यतिन। 2:30 पर म्यूचुअल फंड पर सेबी कंसल्टेशन पेपर की डिटेल्स यतिन के साथ डिस्कस करेंगे। और मोहित गांग के साथ एक चर्चा करेंगे, मनी फ्रंट के सीईओ और को फाउंडर, उनके साथ एक बातचीत होगी। 2:40 पर होगा 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जायसवाल से। रुचित जैन आज देंगे एफएनओ का सुपरस्टार, समित चौहान देंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा देंगे आशीष महेश्वरी। 2:45 पर डीवीज लैब्स, बीईएल और बीपीसीएल के Q4 नंबर्स का प्रीव्यू करेंगे सुमित। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइसेस में हमारे साथ होंगे क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और सीआईओ संदीप टंडन। और 3 बजे यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर फोकस। 3:10 पर बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स और 3:15 पर लेंगे खिलाड़ी अपडेट। लेकिन शुरुआत करते हैं फिर टॉप ट्रेड्स के साथ, इस समय की ट्रेड्स। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेंगे। गुड आफ्टरनून। और आज लगता है मुझे स्टॉक आईटी क्षेत्र से, वो है विप्रो। मेरे ख्याल से गुड ओल्ड विप्रो में आज मौका मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 386 के आसपास, टॉप होना चाहिए 385, ज्यादा नहीं है, ₹1 का टारगेट 390 के नजर आते हैं।
कैरी भी कर सकते हैं इसको, विप्रो को। लगता है यहाँ से अपमूव मिलना चाहिए। विप्रो बाय। तो आज आईटी शेयरों में की बाहर क्लियरली सुबह से आईटी शेयर हिले नहीं है, मतलब इंडेक्स ऊपर खुला, पूरी मार्केट में प्रेशर आया, आईटी जस का तस बना रहा और स्ट्रेंथ ऐड करता गया। और विप्रो अब उसी कैटेगरी में एक और स्टॉक का, ये देखिए निफ्टी आईटी इस समय अभी डे हाई पर 1.5% मूव। मानस, गुड आफ्टरनून मानस, आपकी ट्रेड? देखिए एचडीएफसी लाइफ में अनुज जी वीकनेस दिख रही है, क्योंकि एचडीएफसी लाइफ के पैटर्न देखेंगे तो पिछले करीब 5 सेशन से स्टॉक रेजिस्टेंस हाई लेवल पे फेस कर रहा है। आज स्टॉक ने सपोर्ट ब्रीच करने की कोशिश की है, 556-55 के आसपास एक सपोर्ट है जिसको एचडीएफसी लाइफ ने ब्रीच करने की कोशिश की है। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर एक सेल कॉल लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं। 557 के भाव चल रहे हैं, 563 के स्टॉप लॉस से एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर में आप बिकवाली करिए। नीचे की तरफ 545 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और एचडीएफसी लाइफ के पुट में भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं। जो 550 वाला पुट ऑप्शन है एचडीएफसी लाइफ का, ₹3.30 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस ₹1.90 का लगाइए। लेकिन ऊपर की तरफ आई थिंक यहाँ पर आपको करीब ₹8 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो एचडीएफसी लाइफ में बिकवाली करने की राय रहेगी। ओके, एचडीएफसी लाइफ में आप एक सेल ट्रेड ले रहे हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव है क्योंकि ये स्टॉक, हालांकि याद रखिएगा जो पक्ष में जा रहा है इस ट्रेड की एक बात वो ये है कि पिछले 6 दिन से स्टॉक का इन ए कंसोलिडेशन मोड विद ए नेगेटिव बायस है। और आज जो ये प्राइस है आपकी स्क्रीन पे, इट्स 555.60, ये इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये मानस का व्यू है और 550 की पुट ऑप्शन का आपको एक व्यू भी दिया गया है। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन रेट? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर आईटी स्टॉक्स पे है और सुबह आईटी थोड़ा सा मैंने एक्चुअली इसलिए अवॉइड किया था कि जनरली आईटी सुबह में चलता है, उसके बाद वो सबड्यूड हो जाता है या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि आईटी ने अपने गेन को सरेंडर नहीं किया, तो दैट गिव्स ए कन्विक्शन कि यहाँ पे आईटी हम लेके जा सकते हैं पहली बार। तो क्या क्या लेके जाए? देखिए, अगर हम टेक्निकली देखें तो जो पैटर्न है वो सबसे बढ़िया मुझे परसिस्टेंट का लगता है। वैसे कोफोर्ज भी अच्छा है, एम्फोसिस भी अच्छा है, लेकिन पैटर्न वाइज परसिस्टेंट में ब्रेकआउट आया 4800, 4820, ये इसका एक सप्लाई पॉइंट था। एवरी टाइम हमने देखा इसी लेवल से घूमता था। तो आज ये पहली बार यहाँ अपने क्लोज के हिसाब से या करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से इसने ब्रेकआउट पे मोहर लगाई है। तो इट्स अ बाय इन परसिस्टेंट। 4800 का स्टॉप लॉस रखूंगा और इसका जो टारगेट मुझे दिखता है वो है करीबन 5000 का इनिशियली, एंड प्रोबेबली ये 5100 तक भी जा सकता है बशर्ते शॉर्ट कवरिंग रैली इसमें कंटिन्यू हो। तो यहाँ पे बाय रहेगा परसिस्टेंट। ओके, तो हमारे पास अब आईटी से 2 स्टॉक्स हैं, परसिस्टेंट एंड मिड कैप आईटी, और विप्रो के प्रकाश सर की पहले ही कॉल थी। परसिस्टेंट 4856 पे फ्यूचर्स जो हैं वो स्क्रीन पे गए। ओके, माफ कीजिएगा। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड? जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, मेरा जो आज का कन्विक्शन ट्रेड रहेगा वो रहेगा रैमको सीमेंट्स में खरीदारी की सलाह। सो ऑलरेडी स्टॉक भले 7% ऊपर है तो ऐसा लग रहा है कि मिस हो गए, लेकिन अगर मैं थोड़े पोजिशनल चार्ट देखूं तो ये सिर्फ डेली चार्ट पे नहीं, बट आज का जो ब्रेकआउट आया ये पिछले 1 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। एग्जैक्टली अप्रैल 2022 से ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में गया था और 800, 810 इमीडिएट हर्डल एवरी पुल बैक मूव में ऐड करा था। आज ये पिछले 1 साल के रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक ने काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ में भी दिया है। सो आई थिंक ये जस्ट एक स्टार्ट ऑफ अ ट्रेंडेड फेज है। तो रेमको सीमेंट मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे भी ये स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। आज का लो 798 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 900 तक के इनिशियल टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट करने चाहिए। बिल्कुल, रैमको सीमेंट सुबह सुबह अगेन एक और स्टॉक था जो हमने मेंशन किया था कि यहाँ पर अच्छे नंबर्स के बाद एक अच्छा मूव। निफ्टी अब अप्रोच कर रहा है ऑलमोस्ट डे हाई को, 18,171 अब इस समय निफ्टी का लेवल। और ध्यान रखिएगा ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव, क्योंकि फ्राइडे आफ्टरनून में ये मूव आ रहा है अब इस समय। और 18,200 पर सुबह फिसले थे, क्या आज सक्सीड हो पाएंगे दोपहर में? ये इंटरेस्टिंग होगा। एक बार ज़रा 2-3 स्टॉक्स फिर रिविजिट करते हैं जहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम अब फिर विजिबल है। डीएलएफ में अच्छा मोमेंटम, और उसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस एक बार लेकर आइए। याद रखिएगा अच्छी पिटाई हुई थी इसके नंबर्स के बाद, हालांकि नंबर्स अच्छे थे लेकिन प्री पोजीशन के चलते। गावा सर, LIC हाउसिंग पर कोई फ्रेश ट्रेड? LIC हाउसिंग पर चार्ट निकाल लेता हूं मैं। बिल्कुल
आई थिंक LIC हाउसिंग जो फाइनेंस है इस हिसाब से आपको मिलना चाहिए, जगह अच्छी है, एग्रेसिव कॉल है, ट्रेड करा 373 जोन के आसपास, मुझे लगता है 390 तक जाना चाहिए बिल्कुल। 380 एंड 390 आई थिंक इज पॉसिबल। स्टॉप होगा 369 बस, आई थिंक लेना चाहिए LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस अभी मार्क किया गया एग्जैक्टली आपकी स्क्रीन पे, इट्स डे हाई। दरअसल पोस्ट अर्निंग से पहले ये बहुत चला था, वही चीज़ जो अमूमन इस बाजार में इस बार हुई है। अर्निंग से पहले बहुत चला, अर्निंग ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, स्पेशली जो इनके डिसबर्समेंट्स थे, आई मीन सीक्वेंशली और आई थिंक YOY बेसिस पे उतने नहीं बढ़े, बाजार उससे थोड़ा सा परेशान था, बैकफुट पे आया। बट याद रखिएगा इसका भी 2 दिन में लो जो था वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था और वहीं से पुल बैक थे कि अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे, इट्स जरा प्लीज दिखाएंगे जरा दोनों ही इंडस्ट्रीज। निफ्टी IT अब करीब 425 अंक ऊपर, दैट्स ह्यूज। और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा इस वक्त करीब 43,810 डी हाई पर आता हुआ, एंड सेम निफ्टी करीब आपकी स्क्रीन पे दिन के सर्वोच्च स्तर पे 18,164 पे। अब जरा आप IT में ही रहते हैं कुछ देर के लिए क्योंकि स्ट्रेंथ वहीं पे है। लेट्स ब्रिंग कोफोर्ज 7281, सबसे क्लीन चार्ट। अनुज, क्योंकि यहाँ प्रमोटर्स एग्जिट कर रहे थे बट फाइनली जो इन्होंने इस बार माल छोड़ा, अब जो लास्ट जो चंक उनका सेल हुआ था वो काफी कम छोड़ा, यानी वो लिक्विडेशन पिछली बार से कम था। दैट मीन्स वो बेन वाला जो एग्जिट है उसका फियर खत्म हो गया। क्या एक कंफर्ट अब कोफोर्ज में बन रहा है क्या? हाँ, बेरिंग वाला वीरू जो प्रमोटर है उनके, सॉरी बेरिंग नहीं, कोई नहीं, वो माफी चाहूंगा, नहीं वो आपको मैं समझ गया, लेकिन वो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, वो इसलिए कम था क्योंकि अब 26% पर आ गए हैं। अब देखिए 26% से कम अगर वो आएंगे तो फिर वो कंट्रोलिंग स्टेक नहीं रहेगा, फिर वो 26% चाहिए आपको कंट्रोलिंग स्टेक के लिए। तो इसके लिए वो मार्केट एक अज्यूम कर रहा है कि अब नहीं बेचेंगे, बस अब हो गया जितना बेचना था। ये हो सकता है कि वो एज अ स्ट्रैटेजिक सेल अब ये किसी को बेच दें पूरा का पूरा स्टेक, वो अलग बात होगी, ठीक है ना। लेकिन वो 70% से जो लगातार गिरा के लाए थे, अब मार्केट में वो लीकेज खत्म हो गई है, ये बात तो मार्केट अब मान चुका है। इसके लिए ये मार्केट ने एक रिलीफ फैक्टर लिया। प्लस देखिए वीरू, नंबर्स तो अच्छे रहे हैं कोफोर्ज, परसिस्टेंट और LTTS, ये 3 कंपनियां जिनके नंबर्स कंसिस्टेंटली अच्छे रहे हैं। और कोफोर्ज में एक्चुअली बस ये वो प्रमोटर सेलिंग का ही ओवरहैंग रहा है, वरना इसने यही कारण है कि कोफोर्ज ने परसिस्टेंट को इतना अंडर परफॉर्म किया है। अगर आप टेक्निकल चार्ट देखेंगे, मेरे ख्याल से 3 महीने का 6 महीने का चार्ट देखेंगे अगर आप, तो परसिस्टेंट ने काफ़ी लीड ली है कंपेयर टू कोफोर्ज। वो यही कारण रहा है उसका, क्योंकि वो कोफोर्ज में वो प्रमोटर सेलिंग का ओवरहैंग था, मुझे लग रहा है वो खत्म हो रहा है। ओके, वाकई एग्जीक्यूटिव, मैं माफी चाहूंगा प्लीज अपने शब्दों के लिए दर्शकों से। एक बार इस चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और मानस जानते हैं क्या है, आपको याद होगा 10 मार्च और 9 मार्च के बीच में एक गैप था जिस दिन इसमें एक ब्रेकडाउन आया था। एग्जैक्टली इस प्राइस पे उस गैप को फिल कर चुका है, छोटा सा गैप, वो गैप छोटा है बट गैप इंपॉर्टेंट होते हैं, वो दिशा की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत देते हैं कि बाजार या फिर वो स्टॉक उस दिशा में जा रहा है। कोफोर्ज पे आपका कन्विक्शन बन रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए तो लगातार हमने हाई टॉप हायर बॉटम बनते हुए देखे हैं और अभी करीब 4 या 5 दिन पहले एक कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकला था स्टॉक जब 4200 का लेवल ब्रेक किया था। उसके बाद पिछले 2 दिनों में हमने फिर से कंसोलिडेशन देखा और आज फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट 4260 के ऊपर देखने को मिला है। मेरा समझना है कि शायद 4425 के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस आपके 4220 के रहेंगे और टारगेट 4350 और उसके बाद शायद 4425 तक के टारगेट्स आपको कोफोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। चलिए फिर अब एक काम करते हैं, कोफोर्ज की बात हो गई, आशीष महेश्वरी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। शानदार मूव आज मिड कैप IT में, आपका व्यू यहाँ पर और आपकी टॉपिक्स क्या होंगी यहाँ? बिल्कुल, तो जैसा US मार्केट में दो फ्यूचर में थोड़ा सा रिबाउंड देखने को मिल रहा है, आज यूरोपियन मार्केट्स भी थोड़ा अप है, तो उसका इंडिकेशन वहां पर भी है कि जो मिड कैप ITs है, IT एज अ सेक्टर थोड़ा परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्टिव होकर बाइंग की जा सकती है, क्योंकि जो नतीजे आ रहे हैं मिड कैप IT के स्टॉक्स के, वो काफी अच्छे रहे और उम्मीद से सारे नतीजे बेहतर रहे। जो आपको अंडर परफॉर्मेंस लार्ज कैप IT कंपनीज में देखने को मिला था, वो मिड कैप IT कंपनीज में नहीं है, क्योंकि उसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि वो बिल्कुल एक निश एरिया में काम करते हैं
और काफी सिलेक्टेड अपने क्लाइंट्स के साथ में वो एम्बेडेड होके काम करते हैं, क्योंकि जो बड़ी लार्ज कैप कंपनीज हैं वो मल्टीपल ज्योग्राफीज, मल्टीपल लोकेशन और बहुत डाइवर्सिफाइड प्राइस सर्कल में काम करते हैं। और ज्यादा जो काम कर रहे हैं, जो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनी है, वो मेंटेनेंस का काम करते हैं, जहां पर बिल्कुल प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि बिल्कुल मिड कैप आईटी कंपनीज में अभी भी निवेश किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर जो 2-3 पिक मुझे समझ आते हैं, मुझे लगता है कि टाटा एल्क्सी इसका बड़े करेक्शन के बाद में एक अच्छा बैट बिल्कुल बन गया है। इसको, स्टॉक को 7,000 के लेवल के आसपास बाय करना चाहिए। इसके अलावा जैसे हम परसिस्टेंट की बात कर रहे थे, तो परसिस्टेंट में मुझे यहाँ से करीब 500-700 रुपए की अपसाइड और नजर आती है, क्योंकि जो फ्लोज हैं वो क्वालिटी मिड कैप स्टॉक को चेज कर रहे हैं, लार्ज कैप को छोड़कर। तो परसिस्टेंट पे भी नजर रख सकते हैं। और केपीआईटी सिस्टम मेरा हमेशा से फेवरेट है। जी हाँ, और देखिए आज आईटी मेरे स्क्रीन पे है इस वक्त सिर्फ आईटी, और लुक एट टेक महिंद्रा एक सीरियस एफर्ट करता हुआ। रुचित एक बार जरा प्लीज चार्ट को देखिएगा, 1078, और ये इसकी टेंडेंसी रही। अगर आप इसके लास्ट जून 2022 से लेकर अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, तो जब ये 100 डेमा के जोन से इजेक्ट करता है, बहुत तेजी से अप्रोच करता है 200 डेमा को। आपको लास्ट 2 कैंडल्स याद होंगी 14 फरवरी के आसपास की। 1074 पे कोई ट्रेड लग रहा है क्या आपको? बहुत एग्रेसिव ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एनी ऑप्शन थॉट्स फ्यूचर्स पे आपका टेक रुचित? आई थिंक ये स्ट्रक्चर देखे तो स्टॉक का काफी पॉजिटिव में, अगर पोजिशनली भी देखूं तो लास्ट 6 महीने में, इनफैक्ट लास्ट 5 महीने में, ये कैलेंडर ईयर में जब प्राइस अपमूव्स आए हैं तो वॉल्यूम के बार काफी बड़े हैं। यानी प्राइस अपमूव्स में काफी अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, और जो भी करेक्शंस आए हैं इन बिटवीन, ये करेक्शंस पे वॉल्यूम्स को, इतने बड़े करेक्शंस के साथ वॉल्यूम्स नहीं है। तो ये पोजिशन स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा है। सो आई थिंक करंट लेवल्स पे, क्योंकि अब आईटी मोमेंटम में भी है, और ये जो पिछले कुछ दिनों में स्विंग हाई स्टॉक ने बनाया था 1070 का, वो ये स्टॉक अभी क्रॉस कर रहा है। तो नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक को 1100, जहां पे कॉल राइटर्स की पोजीशन है, वहां तक का एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट कर सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे जस्ट एक बीटीएसटी टाइप का भी अगर ट्रेड लेना है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे खरीदारी करके जाना चाहिए। 1059 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 1100 इनिशियल टारगेट्स रहेंगे। और अगर 1100 के लेवल्स निकलते हैं और वहां पे जो कॉल अनवाइंडिंग अगर होती है, तो आई थिंक ये सीरीज में, ये स्टॉक में काफी अच्छा मूव आगे और कंटिन्यू रहेगा 1120 1130 की रेंज तक। बट एज ऑफ नाउ 1100 के टारगेट्स के लिए एक छोटा ट्रेड यहाँ पे लेने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए फिर ये हो गई बात इस समय आईटी स्टॉक्स की, लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आज कुछ आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में थोड़ी डिक्लाइन है वैसे। बंधन बैंक देख लीजिए फॉर एग्जांपल, 2.5% नीचे है। मुथूट फाइनेंस 2.5% नीचे। एस्ट्रल में आज थोड़ा सा नॉक है, करीब 2-2.5% का नॉक इस समय एस्ट्रल में। लेकिन अच्छा, एक बार जरा इंडियन होटल्स रिविजिट करते हैं, क्योंकि ये 3 दिन पहले भी 375 पर रिजेक्ट हुआ। आज सुबह भी लग रहा था कि फाइनली उसको निकाल पाएगा, लेकिन फिर वहाँ पर हल्का सा रिजेक्शन आया। गाबा सर, सुबह ये हमने डिस्कस किया था आपके साथ, इनफैक्ट सुबह आपकी कॉल भी थी, सुबह अच्छी चली, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग आप वापस डे हाई पर 377 क्या निकालने की तैयारी हो रही है यहाँ पर? इंडियन होटल्स, यस, मुझे लगता है इंडियन होटल्स जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है यहाँ पर अपमूव ऑन है। बेस तो बढ़िया है, 370 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ये लगता है 400 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम ट्रेड कर रहा है 374, तो 25 रुपए अपमूव अब भी बाकी है। हाँ, थोड़ा अप डाउन्स रहेंगे, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस रहेंगे। आई थिंक इट्स अ गुड सेफ बेट इंडियन होटल। सिर्फ एक स्टॉप लगाने की जरूरत है 370 एंड ट्रेड लॉन्ग इंडियन होटल्स। ये ट्रेड लॉन्ग इंडियन होटल्स। देखिए थोड़ा सा मार्केट अब फिर ये रेंज में फंस रहा है। आज मुझे लग रहा है कि शायद इस रेंज में ही रहने वाला है, अनलेस कोई लास्ट आवर मूव आ जाए। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छी स्विंग्स मिल रही हैं इस समय आपको, और अदानी ग्रुप स्टॉक्स खास तौर से अब वापस डे हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो थोड़ी देर में उसको भी डिस्कस करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो की तरफ से जो अपडेट आया है उसमें एग्जैक्टली निकल कर के आया है, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार जरा एक्चुअली उसी की बात कर लेते हैं। अब एक बार पहले उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। यतिन जुड़ेंगे हमारे साथ और बात करेंगे, क्योंकि इस समय पिछले आधे घंटे की यही बड़ी स्टोरी। ये सारे के सारे स्टॉक इस समय एक अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर अदानी टोटल गैस जो अभी भी 5% डाउन सर्किट पर है। यतिन, गुड आफ्टरनून। तो क्या है उस रिपोर्ट में, कुछ कंक्लूसिव है या नहीं? कंक्लूसिव नहीं है, और शायद यही चीज़ की वजह से अनुज जी ये मोमेंटम हम देख रहे हैं अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स में। और ये 2016 की इन्वेस्टिगेशन की भी बात करते हैं, और अभी करंट इन्वेस्टिगेशन की भी बात करते हैं। 2016 की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो
एक बंच ऑफ इन्वेस्टर्स जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं अदानी ग्रुप में और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं, उसको रिलेटेड ये जांच थी। अदानी ग्रुप पे नहीं थी, लेकिन जो FIIs, FPIs, जो फॉरेन मनी था और जो कॉमन शेयर होल्डर्स थे जैसे क्रेस्टा फंड हो गया, एलारा फंड, अपॉर्चुनिटीज फंड हो गया, इनके ऊपर जो जांच रन की थी सेबी में, वहां किसी भी प्रकार का वायलेशन पाया नहीं गया। इनफैक्ट अदानी ग्रुप ने यह भी कहा सेबी को कि कोई भी प्रमोटर एंटिटी या ग्रुप कंपनी से पैसा इन फंड्स में नहीं लगा हुआ है। तो जो बात थी कि कॉन्सेंट्रेटेड शेयर होल्डिंग है, शायद जो अदानी ग्रुप की एंटिटीज ने वहां पैसा लगाया, ऐसा कोई भी प्रकार का कनेक्शन नहीं पाया गया। इनफैक्ट सारे के सारे जो FPIs हैं वो इंडिपेंडेंट पाए गए। तो जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की वायलेशन की बात है, यहाँ उल्लंघन की बात है, वो सीधी तरीके से सेबी ने अपनी जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इसको कहा है कि वहाँ कोई एडवर्स फाइंडिंग नहीं हुई। अब आ जाते हैं हिंडनबर्ग मामले पे। हिंडनबर्ग का मामला है जो इतनी सारी दिन से न्यूज़ फ्लो है। यहाँ भी जो एक्सपर्ट कमेटी की आउटकम है वो ये बताती है कि सेबी ने किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं किया। तो ये कहना कि वायलेशंस पाए गए थे, वायलेशन नहीं पाए गए थे, प्राइमा फेसी वायलेशन है, प्राइमा फेसी नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है। तो कोई प्रकार की कमेंट सेबी ने ऑन रिकॉर्ड ये कमेटी को नहीं दी है और ना ही सुप्रीम कोर्ट को दी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हाँ सेबी ने ये फाइंड आउट जरूर किया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब रिलीज हुई उसके कुछ दिनों पहले एंटिटीज ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई और वही एंटिटीज ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद वो शॉर्ट्स कवर किए। ऑब्वियसली ये एंटिटीज जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग किया और जिनको फायदा हुआ हिंडनबर्ग रिपोर्ट से, इनके ऊपर भी सेबी जांच कर रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑब्वियसली अदानी ग्रुप की कंपनीज और फाइलिंग्स जो हैं वो काफ़ी बड़ा विस्तार है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सेबी को टाइम लगेगा। प्राइमा फेसी कोई भी प्रकार का इशू ये कहना कि पाया नहीं गया, पाया गया है, ये सेबी नहीं कह रही है। सेबी ये कह रही है कि कंक्लूजन नहीं आया है। तो क्लियरली अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके कारण बाजार को चिंता होनी चाहिए। और आखिर में अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, विनोद अदानी के रोल की, तो ये चीज़ों पे भी सेबी ने कोई प्रकार का कमेंट नहीं दिया है। तो हाँ, 2016 की जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ कुछ नहीं पाया गया और जो करंट इन्वेस्टिगेशन है वो ऑनगोइंग है, तो कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा, ऐसा सेबी ने कहा। बिल्कुल यतीन, शुक्रिया ये पूरी की पूरी जानकारी एज इट इज़ फैक्चुअली रखने के लिए। देखिए अब हम इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, मार्केट का रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। आशीष महेश्वरी जी, लोअर लेवल से अदानी एंटरप्राइजेस डबल हुआ है अपने रिसेंट लोज से, लेकिन अभी भी ऑब्वियसली कुछ पूरी 100% क्लैरिटी है नहीं यहाँ पर। क्या किया जाए इस ग्रुप के स्टॉक्स के साथ? मुझे तो लगता है कि जो सेबी के इन्वेस्टिगेशन में और जो पहले सेबी जिस हिसाब से इतना इन्वेस्टिगेट करती रही है दूसरे केसेस में, कम से कम इस इन्वेस्टिगेशन में 2 से 2.5 साल लगने वाले हैं। यदि इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन जहां दुनिया भर की ज्योग्राफीज में कंपनीज हैं, इतने बड़े इतने ट्रांजेक्शन है, क्रॉस बॉर्डर, सारे बैंक स्टेटमेंट्स मंगाना, सारे वेरीफाई करना, ये कोई 3 महीने 6 महीने का केस तो है नहीं। तो आप मान के चलिए ये इतना आसानी से इसमें कोई कंक्लूसिव आउटकम आ जाए या 14 अगस्त तक कुछ आ जाए, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना है डेट आगे बढ़ती रहेगी। तो अब मेरा मानना ये रहेगा कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और अडानी और या सेबी की हियरिंग को लेकर इस स्टॉक में बेरिश होना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर्स तो इस बार भी जितनी भी कंपनियों में थे वो काफी बेहतरीन थे। अडानी इंटरप्राइजेस के नंबर हमने देखे, काफी बेहतरीन नंबर आए थे। और यदि अभी जो उनका प्रपोज फंड रेजिंग है, यदि वो सक्सेसफुल हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये ग्रुप के लिए थोड़ा पॉजिटिव होगा। बट फिर भी मैं यहाँ पर उनका लीडर है, जो लीडिंग स्टॉक है अडानी इंटरप्राइजेस, मैं उसके साथ ही जाना चाहूंगा। बट आज तो स्टॉक पे थोड़ा सा मूवमेंट आ गया, बट थोड़ा नीचे के लेवल पे 1850 1875 के लेवल पे अडानी इंटरप्राइजेस को देखा जा सकता है। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी भी मुझे ठीक लगता है यदि किसी करेक्शन में ये स्टॉक मिले तो। बट जहां तक प्रोब का मामला है, मेरा मानना है कि अभी काफी समय लगने वाला है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। एक चीज़ जो हमने सुबह सुबह एड्रेस की, मार्केट रेगुलेटर सेबी चाहता है कि म्यूचुअल फंड्स की फीस कम होनी चाहिए, साथ ही इसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी आनी चाहिए। सेबी ने इसके लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसमें म्यूचुअल फंड्स के टोटल एक्सपेंस रेशियो TER को कम करने का प्रस्ताव दिया गया, उसको रैशनलाइज करने का प्रस्ताव दिया गया। ये भी कहा गया है कि जो बाकी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि GST वगैरह वगैरह, उन सबको आप TER में ही जोड़िए और उसके अलावा एक
जो परफॉर्मेंस फीस है उसको लेकर भी एक इंडिकेशन है कि एक पर्टिकुलर बेंचमार्क है, उसके ऊपर आप निकले तभी वो एप्लीकेबल हो। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मनी फ्रंट के सीईओ और को फाउंडर मोहित गांग है। मोहित म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं और काफ़ी अच्छी पकड़ है उनकी, और एक काफ़ी एक्सपर्ट एनालिसिस है। इनफैक्ट मुझे अगर कभी भी इस चीज़ को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो मैं सीधा मोहित को फ़ोन लगाता हूँ। मोहित, गुड आफ्टरनून। तो हमने सोचा आपसे ही बात की जाए इस बारे में और ज़रा समझा जाए कि ये सारी सिचुएशन, आपने एक पूरी की पूरी थ्रेड लिखी थी, तो उस थ्रेड को ज़रा समझाइए, ये पूरा मामला है क्या और इसके की पॉइंट्स क्या हैं? थैंक यू अनुज, एंड एज ऑलवेज इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपसे बात करना। तो थैंक यू। देखिए अनुज, अब तक क्या हो रहा था कि जो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो एक निर्धारित स्लैब वाइज निर्धारित किया था सेबी ने, और अभी 2 साल पहले ही इसे एक नए स्लैब्स दिए गए थे कि जहां पर जिस स्कीम का जितना एयूएम है उसके हिसाब से आप एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकते हो, और ये स्कीम लेवल पर था। अभी सेबी क्या बोल रहा है कि इसको एक यूनिफॉर्मिटी देने के लिए, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट करने के लिए, जितने भी दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, तो दूसरे खर्चे क्या होते हैं एएमसी के, सबसे बड़ा खर्चा है ब्रोकिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। तो एएमसी जब स्टॉक्स खरीदता है, बेचता है, एफएनओ करता है, या फिर डेट मार्केट में बॉन्ड्स खरीदता बेचता है, तो उन्हें कॉस्ट लगता है। वो कॉस्ट एक्सपेंस रेशियो के ऊपर चार्ज होता है और एक्सपेंस रेशियो के अंदर शामिल नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात सेबी बोल रहा है कि आप इन खर्चों को एक्सपेंस रेशियो के अंदर ले आइए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेबी बोल रहा है कि जो जीएसटी लगता है, जो कि 18% जीएसटी अभी डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन जब पास ऑन होता है तो उस पर दिया जाता है, उसको भी आप एक्सपेंस रेशियो के अंदर शामिल कर लीजिए। तो ये जो 18% का खर्चा है इसे भी एक्सपेंस रेशियो के अंदर मिला लीजिए। तो ये हुई दूसरी बात। तीसरा, सेबी एक बहुत बड़े कदम में ये बोल रहा है कि जो B30 यानी बियॉन्ड 30 शहर थे, टॉप 30 के अलावा जो अगले 30 शहर होते हैं, यहाँ पर से अगर बिजनेस आता है म्यूचुअल फंड का, तो सेबी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को 30 पैसे का एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा था, या अलाउड था वो देना। तो सेबी अब बोल रहा है कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो पैसा दिया जा रहा था इसको भी बंद कर दीजिए। इसमें काफी जगह सेबी की कंसल्टेशन रिपोर्ट में ये बताया गया है कि काफी जगह कुछ गलत तरीके से इस कमीशन को यूज किया जा रहा था डिस्ट्रीब्यूटरों के द्वारा। तो इसको बंद कर कर इसकी एक लिमिट निर्धारित कर दी गई है कि ये 1% इन्वेस्टमेंट वैल्यू का नए इन्वेस्टर, नए पैन पर ही दिया जाएगा, और मैक्सिमम लिमिट 2000 रुपए होगी इसकी। तो ये काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। और सबसे बड़ा चेंज इसमें अनुज ये है कि जो कमीशन स्ट्रक्चर होता था वो स्कीम लेवल से हटकर अब एएमसी लेवल पर आ जाएगा और कैटेगरी लेवल पर आ जाएगा। यानी अगर आप एक एएमसी है जहां पर आपके पास में 1.5 लाख करोड़ इक्विटी है, तो सारे इक्विटी फंड्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने एक नया एनएफओ निकाला जिसका ईयूएम सिर्फ 1000 करोड़ है या 2000 करोड़ है, तो उस पे आप 2.5% एक्सपेंस रेशियो या 2.25% जो पहले था वो चार्ज कर सकते हैं। वैसा नहीं होगा। एक यूनिफॉर्म एक्सपेंस रेशियो एएमसी के इक्विटी स्कीम्स पर आ जाएगा और एक यूनिफॉर्म एक्सपेंस ओके, रेशियो नॉन इक्विटी स्कीम्स पर आ जाएगा। तो ये बहुत बड़े कदम बिल्कुल। सेबी अपने प्रस्ताव में लिख रहा है। हालांकि ये कंसल्टेशन पेपर है, बट स्टिल काफी चांस है कि ये एक पूरी तरह से सूरत लेंगे। ओके, नहीं, अच्छा मोहित, आप क्योंकि काफ़ी म्यूचुअल फंड से बात करते हैं और एक आपके प्लेटफॉर्म पर भी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल होते हैं, आपका एक इम्पार्शियल व्यू क्या होगा इस चीज़ को लेकर? क्योंकि देखिए, सेबी का व्यू बहुत क्लियर है। सेबी काम कर रहा है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, और सेबी के हिसाब से एक म्यूचुअल फंड्स जो है, अगर उनको लग रहा है कि ये एक्चुअली में काफ़ी जो एक्सपेंस रेशियो है वाकई में काफ़ी हाई है और कम किया जा सकता है इसको, तो करना चाहिए उनके हिसाब से। और एक चीज़ ये भी हुई थी, वो जो ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट है उसको शायद कम किया जाए। ये भी मैं एक वो सोच रहा कि खुद आप मेंबर बनिए एक्सचेंज के। अब आपको क्या ज़रूरत है किसी ब्रोकर की? क्यों ज़रूरत है आपको? आपकी खुद की एक रिसर्च है, तो इसमें बुराई क्या है वैसे? अनुज, तो देखिए इसमें 3 पार्टीज है। ये एक पूरा ट्रायंगल है। एक है एएमसी, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर और तीसरा है निवेशक। तो देखिए, जहां तक निवेशक की नजरिए से अगर हम देखें तो एक रिटेल निवेशक, आम निवेशक के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत ज्यादा पारदर्शिता आ जाएगी पूरे एक्सपेंस रेशियो के स्ट्रक्चर में। उसे अब पता होगा कि कितना एग्जैक्ट एक्सपेंस रेशियो है, कितना खर्चा है उसकी स्कीम का, और इसके बियॉन्ड और कुछ भी नहीं है। सब कुछ उस एक्सपेंस रेशियो के अंदर में शामिल है, और एक्सपेंस रेशियोज काफी कम हो जाएंगे, जिसके कारण निवेशकों का रिटर्न बढ़ेगा और स्कीम्स के परफॉर्मेंस अच्छे दिखने लगेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये। जहां तक एएमसीज का सवाल है,
अ, उनके लिए थोड़ी मुश्किल इसमें ज़रूर आएगी अनुज, बिकॉज़ इतने सारे खर्चे जब आप एक्सपेंस रेशियो के अंदर ले लेंगे तो काफ़ी सारी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं इसके अंदर में। अब जैसे आपने बोला कि ब्रोकिंग कॉस्ट और ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट को अंदर शामिल कर लेना, और एएमसीज़ चाहें तो सेबी ने ये प्रपोज़ किया है कि आप खुद से अपना इन हाउस ब्रोकिंग कर लीजिए जहाँ पर आपको रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी ठीक है, पर उसका जो कंप्लायंस कॉस्ट है, उसको सेटअप करने का जो कॉस्ट है, कुछ बड़ी एएमसीज़ ही कर सकती है, हर एएमसी इसको नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है कुछ कैटेगरीज में बहुत ज्यादा होती है, जैसे आर्बिट्राज स्कीम्स हो गई। यहाँ पर आपका जो पूरा स्कीम ही ट्रांजैक्शंस पे चलता है, आपको रेगुलर बेसिस पे पोर्टफोलियो चर्न करने पड़ते हैं और कैश और फ्यूचर्स के अंदर में ट्रेड करना पड़ता है, तो ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर इन कैटेगरीज में आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को टीआर के अंदर में ले लेंगे तो ये कैटेगरीज एक तरह से खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर सेबी को आई थिंक कुछ सहूलियत देनी पड़ेगी। बट एएमसी के नजरिए से अगर हम देखें तो पारदर्शिता बढ़ जाएगी। हो सकता है कि उनकी बुक्स पर जो एक्सपेंसेस हैं उसकी यूनिफॉर्मिटी भी आ जाएगी, बट एएमसीज की प्रॉफिटेबिलिटी मुझे लगता है अनुज थोड़ी कम हो जाएगी यहाँ पर। और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो कमीशन जा रहा है, जहां तक हम्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिहाज से मुझे लगता है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। यहाँ पर हम्म सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा B30 हम्म शहर के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके कमीशंस के इनकम जो है वो बहुत हम्म हद तक कम हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ 20 से 50 पैसे के आसपास का इम्पैक्ट आ सकता है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन्स में। और सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर में एक और जो बात हम्म कही है अनुज, कि जो एनएफओस की मिस सेलिंग चल रही थी इंडस्ट्री में, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्सर ये देखा जाता था कि एग्जिस्टिंग फंड हाउस की स्कीम से ही स्विच कराकर एनएफओज में पैसा चला देते थे, ताकि वहां पर जो नया कमीशन स्ट्रक्चर मिल रहा है, जो हायर कमीशन जी स्ट्रक्चर मिल रहा है, वो उन्हें मिल पाए। तो ये जो स्विचेस हैं, ये भी सेबी बोल रही है कि हम्म अब आपको लोअर ऑफ द टू हम्म स्कीम्स का ही कमीशन एप्लीकेबल होगा, यानी आपने ए से बी में स्विच किया तो जिसका कमीशन कम है आपको वही मिलेगा। तो ये जो एनएफओ बिजनेस था, जो नया पैसा मोहित आ रहा था इंडस्ट्री में, वो भी काफी कम हो जाएगा। हम्म एग्जैक्टली मोहित, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। आई थिंक जो नंबर्स थे वो आई थिंक वाकई आपकी आंखें खोलते हैं। 80,000 करोड़ रुपए में से अगर आप देखें लगभग लगभग 27% एग्जिस्टिंग स्कीम और एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स का चर्न हुआ था। तो आपको लगता है कि वाकई एनएफओ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? क्योंकि आपने कहा कि आउट ऑफ दिस आई थिंक टू जो भी लोवेस्ट कमीशन चार्ज होगा वो एप्लीकेबल होगा। और एक और मोहित बड़ी बात जो है, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा ये भी बताइएगा एग्जैक्टली। जी वीरेंद्र, तो देखिए एनएफओज एक बहुत बड़ा माध्यम थे पूरे इंडस्ट्री के लिए नया पैसा इकट्ठा करने के लिए। देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप कितना भी चाहे निवेशकों को समझा लीजिए, इंडस्ट्री में आप एजुकेशन कर लीजिए कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही बने रहिए, उन्हें चर्न मत कीजिए और नए एनएफओज में देखकर एंट्री लीजिए। पर जितना भी नया पैसा आ रहा था इंडस्ट्री में, बल्क ऑफ द पैसा जो था वो एनएफओज के द्वारा ही आ रहा था। और जैसे आपने आंकड़ा बताया कि अप्रैल 21 से लेकर सितंबर 22 तक जो 87,000 करोड़ आया मार्केट में, उसमें से 27% पैसा एग्जिस्टिंग स्कीम से ही स्विच होकर आया। तो ये एक बहुत बड़ा मीन्स बन चुका था जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स एनएफओ में पैसा डालते थे, क्योंकि एनएफओ का साइज जो होता था स्कीम का वो 2-3 हजार करोड़ या 500,000 करोड़ होता था। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होते थे, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का इनकम और कमीशन इनकम काफी ज्यादा होता था। अब सेबी दो चीज बोल रहा है। पहले तो जो कमीशन इनकम लागू होगा वो लोअर ऑफ द टू स्कीम्स होगा, और दूसरा जो कमीशन स्ट्रक्चर आप एनएफओ पे देते हो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर इक्वल होगा पहले 3 साल के लिए। अभी तक क्या हो रहा था कि नए एनएफओ में आप पहले साल कुछ 1.5% कमीशन दे देते हैं, दूसरे साल 1% और तीसरे साल 75 पैसा, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर। अब सेबी बोल रहा है या तो आप इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दीजिए, पहले साल 75, दूसरे साल 1 और फिर 1.25, या फिर आप तीनों साल को इक्वल कर दीजिए। आप पहले साल हायर कमीशन नहीं दे सकते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, जो कि चर्न को रोकेगा। तो हो ये रहा था कि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा 1 साल के अंदर चर्न हो रहा था। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वीरेंद्र, कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितना इम्पैक्ट होगा, देखिए मुझे लगता है ये एक माइंडसेट है जिसे चेंज करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर्स को। स्पेशली जो छोटे शहरों के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने एयूएम को खड़ा करने के लिए और बड़ा करने के लिए, बिकॉज छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, जिनका छोटा एयूएम है, उनके लिए बहुत दिक्कतें आ जाएंगी जब आपका कमीशन इनकम कम हो जाएगा। काफी हद तक मैंने देखा है कि जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स वो वैसे भी बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स करने लग गए हैं, इंश्योरेंस हो गया या फिर डिपॉजिट्स हो गए या कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स, ताकि उनका इनकम थोड़ा बढ़ पाए। जैसे जैसे मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं वीरेंद्र और अनुज, मुझे लग रहा है इस इंडस्ट्री की जो डिस्ट्रीब्यूटर फेटर्निटी है, उनकी तकलीफें बढ़ती जा रही है। और स्टैंड अलोन म्यूचुअल फंड का बिजनेस करना
एक बहुत डिफिकल्ट बिजनेस बन गया है इस कंट्री में, जितने रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं और जिस तरह से वहां पर स्प्रेड स्क्वीज हो रहे हैं। कहने की बात है कि 40 लाख करोड़ की इंडस्ट्री और बहुत बढ़ रही है, बट अभी भी एफडी को देखते हुए, इंश्योरेंस को देखते हुए इंडस्ट्री बहुत छोटी है। ओके अच्छा, मोहित एक और चीज़ पूछूंगा, क्योंकि हमारा म्यूचुअल फंड की तरफ जाने का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें हर चीज़ का, अगर आप देखें, एक एडवांटेज मिल सके, इक्विटी का भी, डेट का भी। बट जो एक्सपेंस रेशो जो है, टोटल एक्सपेंस, डेट के लिए अलग, इक्विटी के लिए अलग, इसका क्या कारण रहा इसको इंक्लूड करने का? और जो वाकई इससे क्या क्या जो ये लिमिट थी डेट में, उसको म्यूचुअल फंड्स एग्जॉस्ट कर पा रहे थे? और आपको लगता है कि इस कदम के बाद जो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स है वो ज़्यादा अच्छी होंगी डेट की? जी वीरेंद्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, म्यूचुअल फंड का जो डेट का सीलिंग था वो 2% पे था, और कोई भी डेट फंड इतने हाई एक्सपेंस रेशो पे चल नहीं पा रहा था, और नहीं थे इतने हाई एक्सपेंस रेशो में, बिकॉज उसके लिए स्कीम का साइज बहुत छोटा होना जरूरी था। अभी उस सीलिंग को कम कर 1.2% पे प्रपोज किया गया है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली डेट के एक्सपेंस रेशोज कम होंगे, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्कीम्स में, बिकॉज जब आप एग्रीगेट एएमसी लेवल पर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो बड़ी अच्छी एमसीज हैं डेट की, वहां पर आपको 50,000 करोड़ से ऊपर का डेट एयूएम मिल जाएगा, और वहां पर फिर उनको वो 1.2% का एप्लीकेबल स्लैब नहीं लगेगा, उससे थोड़ा और कम का भी लग सकता है। तो इस केस में डेट के एक्सपेंस रेशियोज थोड़े कम हो जाएंगे, डेट के रिटर्न्स और बेहतर हो जाएंगे, और जो डेट पे अभी 31 मार्च से पहले टैक्सेशन की मार पड़ी थी, हो सकता है उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाए। पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वीरेंद्र जहां आएगा जिस कैटेगरी में, वो है हाइब्रिड कैटेगरी। तो यहां पर जब आपका एक्सपेंस रेशियो कंप्यूट होगा, वो इक्विटी का एक स्लैब लगेगा और डेट का एक स्लैब लगेगा, बट चूंकि डेट का स्लैब बहुत कम कर दिया गया है घटाकर, तो ओवरऑल हाइब्रिड कैटेगरी का जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम हो जाएगा, और हो सकता है कि ये कैटेगरी को बेचना इतना मुनाफेदार ना रहे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और शायद हो सकता है कि इसका पैसा मूव कर इक्विटी में जाने लग जाए, जो कि एक सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट हो सकता है कि एक गलत रिस्क प्रोफाइल के तहत आपका पैसा मूव हो रहा है। तो हाइब्रिड कैटेगरी पे मुझे लगता है बहुत ज्यादा असर आएगा, जहां पर डेट और इक्विटी का मिक्स है, और वेटेड एवरेज एक्सपेंस रेशियो लागू होगा वहां पर। ओके मोहित, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ये सारी की सारी चीज़ें क्लैरिटी से समझाने के लिए। थैंक यू अनुज। चलिए, तो ये बात हो गई। अब एक इस म्यूचुअल फंड पर जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर, ध्यान रखिए अभी कंसल्टेशन पेपर है, इस पर ऑब्वियसली सेबी सबसे विचार मांगेगा, सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे विचार मांगेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर कोई फैसला लिया जाएगा। म्यूचुअल फंड स्टॉक्स नीचे खुले, लेकिन लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आपने इन सभी स्टॉक्स में देखी। शानदार रिकवरी की बात करें तो मार्केट लेकर आइए अब एक बार जरा, फिर आ गए हम 18,180 पर। ये 18,180 बहुत क्रूशल लेवल है, और कई बार 18,180 जो है पिवट रहा है मार्केट के लिए पहले भी, और इस बार फिर अब यहाँ से इस पार या उस पार ये देखते हैं, लेकिन लोअर लेवल से बड़ी शानदार रिकवरी 122 पॉइंट की। और बैंक निफ्टी लेकर आइए एक बार जरा, बैंक निफ्टी की इंटरडे रिकवरी लेकर आइए। बैंक निफ्टी लोएस्ट लेवल से 350 पॉइंट की रिकवरी अब इस समय, 357 पॉइंट की रिकवरी, और 43,900 पर इस समय बैंक निफ्टी। वीरू, ये वाला जो हफ्ता रहा है ना, पिछले तीन दिन खास तौर से रहे हैं, उसमें मैं एक जो हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। बिल्कुल मार्केट ने दोनों तरफ लेवल्स को बखूबी रिस्पेक्ट किया, और शानदार रिकवरी, और क्लोज हो रहे हैं अब हम एकदम। अगर यहाँ पर क्लोज हो गए तो वैसे भी 45 मिनट बाकी हैं, अगर यहाँ पर क्लोज हुए तो फिर नो मैंस लैंड होगा, लेकिन एटलीस्ट एक तीन दिन की लूजिंग स्ट्रिक खत्म होगी, जो ऐसा लग रहा था आज की चौथा दिन लगातार डाउन होगा, लेकिन एटलीस्ट 3 दिन की लूजिंग स्ट्रिक खत्म होगी। ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि पिछली बार जो 3 दिन की लूजिंग स्ट्रिक थी वो 17, 18, 19 अप्रैल की थी। उसके बाद मार्केट ने एक वन वे रैली दिखाई थी आफ्टर थ्रोइंग अवे ऑल द वीक हैंड्स। क्या रिपीट होगी हिस्ट्री, पता चलेगा हमको अगले हफ्ते। जी हाँ, आपके मुंह में घी शक्कर अनुज। 45 मिनट पहले आपने क्लोजिंग करा दी 246 पे ही। अगर हो जाता तो अच्छा था। खैर ये अच्छा, इस क्लोजिंग, अगर ये क्लोज यहाँ पे होता तो क्या होता कि निफ्टी ने 20 डेमा को डिफेंड कर लिया, और एटलीस्ट बैंक निफ्टी इज नॉट विलिंग टू सस्टेन या फिर टू गो बिलो 10 डेमा। एटलीस्ट ये दो चीजें होती, और एक चीज अच्छी हो गई कि हमें निफ्टी आईटी की एक्सट्रीम स्ट्रेंथ मिल गई। अब एक काम करते हैं, 4 का चौका जो ये इसका क्रम है वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि 4 ट्रेड्स आपका इंतजार कर रहे हैं, और एक एक करके ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। आज जो सस्ता ऑप्शन होगा वो मानस जी के सौजन्य से आएगा, वो आपको बताएंगे, और रुचित जो है वो आज का एफएनओ सुपरस्टार।
चार्ट के चमत्कार समित चौहान जी के सौजन्य से आएगा और मिड कैप फंडा आशीष महेश्वरी जी, क्योंकि इट्स 246 ऑलरेडी। आइए शुरुआत करते हैं। मानस, आपका सस्ता ऑप्शन बताइए। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए बंधन बैंक को मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि बंधन बैंक ने करीब 200 रुपए से नॉन स्टॉप रैली दिखाई थी। 200 मूविंग एवरेज ब्रेक करने में तकलीफ हो रही है। 4 दिनों से स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और आज हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। आई थिंक यहाँ पर करीब करीब 10 से 12 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो बंधन बैंक के 240 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 7 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। 4 रुपए 30 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ 13 रुपए के टारगेट सेट करते हैं। बंधन बैंक 240 का पुट ऑप्शन, ये आपकी स्क्रीन पे करीब 6 रुपए 95 पैसे पे आपको लेना है और ये ट्रेड है बंधन बैंक में। याद रखिएगा, बंधन बैंक में आज काफी शॉर्टिंग हुई है डेरिवेटिव्स में। रुचित के पास चलते हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। रुचित, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? ये आज के एफएनओ सुपरस्टार में यूनाइटेड स्पिरिट्स खरीदारी की सलाह रहेगी। वेल, काफी समय से स्टॉक डेली एक छोटे से रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, बट फाइनली वो रेंज का ब्रेकआउट आज के सेशन में हमने देखा, वो भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छा शॉर्ट टर्म ट्रेंड सेट हो सकता है। 812 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है। 795 के स्टॉप लॉस से यूनाइटेड स्पिरिट्स को खरीदारी करें 845 के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो फिर ये समय यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये बात हो गई। समीत चौहान जुड़ गए हमारे साथ। समीत, गुड आफ्टरनून। आपका चार्ट का चमत्कार ट्रेड। देखिए, यहाँ पे आईटी स्टॉक स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत हमें स्ट्रेंथ लास्ट कुछ दिनों से दिख रही है। हालांकि ऐसे कुछ बड़े ब्रेकआउट्स अभी तक कंफर्म नहीं हुए, बट यहाँ पे अर्ली साइंस ऑफ रिवाइवल इन्हीं सब स्टॉक्स में दिख रहा है। तो उसमें से कोफोर्ज हमें अच्छा लग रहा है, जो रिसेंटली स्टडी मूवर रहा है और आज ये स्टॉक ने सुबह से काफी एक स्ट्रेंथ डिस्प्ले की हुई है। जो उसका 4200 4220 के रिसेंट हर्डर्स थे, उसके ऊपर ये कन्विंसिंगली सुबह से ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से वीकली क्लोज तो उसका काफी अच्छा आ रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली 4380 4400 के लेवल्स छू सकता है। तो कोफोर्ज यहाँ पे एक विद इन दी मिड कैप आईटी स्पेस हमें एक अच्छा बेट लग रहा है, जहाँ पे 4235 के स्टॉप लॉस से अगर हम बाय करते हैं तो 4380 4400 के नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट्स। ओके, चलिए अब आशीष महेश्वरी जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। आशीष जी, बताइए। जी, आज का जो मिड कैप स्टॉक है ये रहेगा वाल्टन नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सिर्फ 350 करोड़ का मार्केट कैप पे कंपनी मिल रहा है, जो डिफेंस क्षेत्र की देखा जाए तो सबसे कम मार्केट कैप पे कंपनी मिल रहा है। और जो कंपनी का यदि बिजनेस देखें तो न्यूक्लियर जो प्रोडक्ट हैं और जो मिसाइल्स हैं, वहां पर इनके जो मिशन क्रिटिकल इक्विपमेंट है ये सप्लाई करते हैं। अब प्रॉब्लम इस कंपनी में था कि केकेआर ने 2017 में निवेश किया था और उनका डेट का जो बर्डन था वो काफी ज्यादा था। अब लास्ट ईयर इसको इक्तर करके जो जापानीज इन्वेस्टर बैंक ARC है, उन्होंने पूरा इस डेट को खरीद लिया और 60 रुपए में अभी उन्होंने अपना डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया और प्रमोटर्स ने भी इसमें 60 रुपए में पैसा डाला है। तो ये शो करता है कॉन्फिडेंस की कंपनी का जो बिजनेस मॉडल में। और मेरा मानना है कि अगले सप्ताह में रिजल्ट भी है कंपनी के, तो कई क्वार्टर्स के लॉस के बाद में इस बार ये क्वार्टर में शायद ये टर्न अराउंड कंपनी हो जाए। तो इस स्टॉक पे बिल्कुल नजर रखने की तरह है। ओके, चलिए फिर अब चारों के चारों ट्रेड्स एक बार आपके लिए रिविजिट किए जाएं और बताया जाए कि इस समय आपको कहां पर ट्रेड्स लेने हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लिया हमने मानस से। बंधन बैंक की 240 की मई की पुट लेनी है, आपको ध्यान रखिएगा। ये आपको अगले 2-3 दिन में निपटानी होगी, क्योंकि फिर फिजिकल मार्जिन लगेगा यहाँ पर, लेकिन मोमेंटम है तो इसके लिए ये पुट 6.5 पर लेनी है। 13 रुपये का टारगेट, 4.5 रुपये के करीब का स्टॉप लॉस। एफएनओ सुपरस्टार में रुचित जैन ने यूनाइटेड स्पिरिट्स पर दांव लगाया। सुबह से अच्छा मोमेंटम यूनाइटेड स्पिरिट्स में और 845 के टारगेट, 795 का स्टॉप लॉस। समीत चौहान कोफोर्ज पर बेट कर रहे हैं। 4400 के टारगेट, 4235 का स्टॉप लॉस। और बालचंद नगर आशीष महेश्वरी जी की इस समय पिक, ये एक यहाँ पर दांव लगाया जा रहा है। तो ये हो गई आपकी 4 ट्रेड्स। बैंक निफ्टी फिर देखिए हायर लेवल पर आकर ये रहेगा मार्केट में। आज थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, लेकिन कोफोर्ज शो के शुरू में मैंने और वीरू ने डिस्कस किया था, ये स्टॉक अब एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर। उसके अलावा बलरामपुर चीनी शायद बैन में है ये स्टॉक, अगर मेरी मेमोरी सही है तो। लेकिन सुबह सुबह जो एक स्टॉक हमने डिस्कस किया था, रामको सीमेंट्स, अब जरा वो लेकर आइए स्टॉक, और अब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे। नंबर्स के बाद एक शानदार मूव इस स्टॉक में। यहाँ पर गाबा सर, रामको सीमेंट्स शॉर्ट कवरिंग भी अच्छी हुई है यहाँ पर, करीब 12% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। कोई व्यू आपका इस स्टॉक को लेकर?
बहुत ही बढ़िया अपमूव मिला है ऑन अ हाई टाइम फ्रेम बेसिस। 800 के आसपास जो ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड करा है 838, मुझे लगता है 900 की तरफ जा रहा है। हाई टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट मिला है और अपमूव मिलना चाहिए। क्या खरीदे यहाँ पर? बिल्कुल खरीदना चाहिए। स्टॉप होगा करीब 820 का, टाइट है बहुत, बस उतना ही जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा वक्त देना चाहिए। 900 पॉसिबल है रैमको सीमेंट। 900 पॉसिबल इन रैमको सीमेंट। एक और स्टॉक देख लेते हैं मानस, बलरामपुर चीनी देखिए एक बार, फिर 400 की तैयारी यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और ध्यान रखिए जो स्टॉक ने बेस बनाने की कोशिश की है वो 200 मूविंग एवरेज के अराउंड की है, तो ये पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। अब आपको केवल इंतजार करना है 391 के लेवल्स को ब्रीच करने का। एक बार 391 के लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तब एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसमें 405 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो 391 के ऊपर खरीदारी करेंगे 385 के स्टॉप लॉस के साथ, और फिर आप 405 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके इस बीच ये बलरामपुर चीनी लास्ट वीक इसकी अर्निंग्स भी थी, और याद रखिएगा इस बीच एक बार आईसीआईसीआई बैंक लेके आइए, और आईसीआईसीआई बैंक अगर आज इस लेवल पे क्लोज होता है तो याद रखिएगा इस क्लोज का भी एक डेफिनेशन होगा, क्योंकि अभी तक बोथ ये पूरा पैनल अनुज और मैं ये मानने को तैयार नहीं है कि निफ्टी बैंक इज वीक। निफ्टी बैंक अभी भी मजबूत खड़ी है और हमें हर दशा में हर दिशा में चाहिए होता है एक मजबूत स्टॉक। अनुज, क्या डिफाइंड, क्या क्रिस्टल, क्या क्लियर चार्ट है आईसीआईसीआई बैंक? लो इज एग्जैक्टली 10 डेमा, और आईसीआईसीआई बैंक आज भी इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज होगा। दैट मीन्स अगर हमें आज एसबीआई का बेनिफिट नहीं मिला तो एटलीस्ट हम अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जा रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक। अनुज, इस पॉइंट पे बंद हुआ था वीरू आईसीआईसीआई बैंक, आपको याद होगा कल भी आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल वीक नहीं था और क्लियर कट स्ट्रेंथ है यहाँ पर। और मेरे ख्याल से अब आईसीआईसीआई बैंक, आपको याद होगा कि नंबर्स के बाद भी ये स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को ब्रीच नहीं कर पा रहा था। अब ये उससे सिर्फ 7 रुपये दूर रह गया है। 953 रुपये आज का हाई है और 958 रुपये 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई, सिर्फ 5 रुपये दूर। और इनफैक्ट क्लोजिंग बेसिस पर अगर ये क्लोजिंग यहाँ आपको मिल जाती है तो ये ऑल टाइम हाई क्लोजिंग भी होगी आईसीआईसीआई बैंक की, तो ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट होगा। एक लास्ट जो क्लोजिंग हाई था 952.90 था 30 नवंबर को, और आज का हाई भी वही है। तो अगर उसके ऊपर अगर हम आ गए तो काफी सिग्निफिकेंट क्लोज होगा ये आईसीआईसीआई बैंक के लिए, बिल्कुल 100%। जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। मानस हल्का सा नहीं, इनफैक्ट रुचित से बात करता हूँ इस पर। रुचित, आपका टेक क्या होगा आईसीआईसीआई बैंक पे? एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, और मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी के पास इस वक्त जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो यही है। नेक्स्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑप्शन ट्रेड या फिर फ्यूचर्स पे आपका टेक या फिर स्पॉट पे आपका टेक? आई थिंक इस ट्रेंड तो स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि 20 मार्च से लेकर अब तक 20 मार्च को ये स्टॉक ने नीचे से 20 ईएमए को ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद 20 मार्च से भी हम 20 मई को आ गए। लास्ट 2 महीने में एक भी दिन ये स्टॉक ने 20 ईएमए के नीचे अब तक क्लोजिंग नहीं दिया है। तो ये क्लियर स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक का, और इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूव हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में कोई भी पुल बैक मूव्स भी कोई सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे हैं। सो यहाँ पे आई थिंक खरीदारी की सलाह रहेगी। और फ्यूचर्स में मैं चाहूंगा कि करंट लेवल्स पे अगर नेक्स्ट एक हफ्ते का व्यू हो तो करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 941 का स्टॉप लॉस रखे, 970 तक के टारगेट से स्टॉक में नेक्स्ट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्ट करें। आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग स्टेबल, आपकी स्क्रीन पर ये याद रखिएगा सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देखकर क्लोज होता हुआ। मीनवाइल बैंक्स में एक अच्छी चीज हो रही है। एक बार जरा बैंक ऑफ बड़ौदा आप लेके आएंगे 181.90, बहुत सारी अच्छी चीजें ये हैं। ये आप इसे वीकेंड फैक्टर मान लीजिए या फिर कुछ और फैक्टर मानिए, बट बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीगेन करके क्लोज होता हुआ एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा। और फार्मा में जो 2 ही 3 स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं इस वक्त, एक बार एक ग्लेनमार्क रखिएगा और एक रखिएगा आप डीएलएफ, क्योंकि डीएलएफ आपको एक रिफ्लेक्शन दे रहा है कि डीएलएफ नीचे सेटल होने को तैयार नहीं है। डीएलएफ एक टिपिकल फ्लैग क्रिएट करता हुआ, मानस इस पे बात करते हैं। मानस, डीएलएफ 6 अप्रैल से अब तक यानी लास्ट सीरीज में और मई की सीरीज में बहुत एक क्लियर क्रिस्टल एज बनाता है बेस लेवल पे, एंड इट्स 10 डेमा, और आज का भी वही है। वाइल्ड है पर वही है, स्मार्ट रिकवरी। क्या ऐसे कैरी करना चाहेंगे आप? आपका टेक डीएलएफ पर?
देखिए स्टॉक ने थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर लूज किया है, क्योंकि जिस तरह का ट्रैक हमने ओबराय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखा और जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग अभी कल हमने डीएलएफ में देखी, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला जरूर है। लेकिन अगर हम चार्ट पे ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है, स्पेशली क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेशन है लेकिन अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। मेरा समझना है कि आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, 449 का स्टॉप लॉस लगाइए और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि 495 से 500 तक किस तरह आपको देखने को मिल जाए। ओके, डीएलएफ एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ और कुछ कैंडिडेट्स जो अच्छा कर रहे हैं उसमें आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ग्लेनमार्क फार्मा हो गया और आपकी स्क्रीन पे मदरसन भी आएगा, वो भी अच्छी क्लोज की तरफ बढ़ता हो और इट्स 80-30। और मैं कल राजेश जी से डिस्कस कर भी रहा था कि राजेश जी आपको याद होगा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और बहुत स्ट्रांगली अपने आप को 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर सेटल कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। और अगर 2-3 दिन सस्टेन कर जाए, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करे तो एक ना एक दिन तो आएगा ही जब मूव देगा। एंड सडनली आप देखिए इट्स 80-25। स्क्रिप्ट का नाम मैंने मिस 200 किया। रुपए के वो 200 डेमा के लगभग 10 रुपए ऊपर। संवर्धन मदरसन जनाब, हाँ संवर्धन मैंने मदरसन सब सुना। डे हाई पर। वीरेंद्र जी क्या हुआ ना, मैंने स्क्रिप्ट का नाम मुझे सुनाई नहीं दिया, बाकी मैंने सब सुन लिया। देखिए मदरसन डेफिनेटली कोई आपने बात नहीं, बिल्कुल चलिए, सही कहा। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। इसे 200 डे में का जो सपोर्ट था करीबन 78 के आसपास, तो एग्जैक्टली इसे सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद आज यहाँ पे हम लोगों ने रिवर्सल देखा। और जो कल हमारा व्यू था वो व्यू अभी भी मुझे लगता है इंटैक्ट है। 83 का टारगेट अभी भी ड्यू है, तो जहां पे पोजीशन रखनी है स्टॉप लॉस होगा 78 का। ओके, संवर्धन 72 के ऊपर जब ये निकला तब से इसमें एक अच्छी खासी रैली शुरू हुई। निफ्टी पर ध्यान दीजिए, अब 18,194 इस समय निफ्टी निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए। अब हम आ गए हैं वापस हाईएस्ट पॉइंट पर ड्यूरिंग द डे। और क्या शानदार मार्केट ने आपको ट्रेड दिया। पहले 1 घंटे की ट्रेड, उसके बाद अच्छा पहले 1 घंटे की ट्रेड क्विक रही, वो सेल ऑन रैली वाली। बाय ऑन डिप्स ट्रेड ने आपको थोड़ा तंग किया, लेकिन अब इस समय हाईएस्ट पॉइंट पर निफ्टी और इन्फोसिस का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, और अब आईसीआईसीआई बैंक नंबर 2 पर यहाँ पर शुमार होता हुआ। ध्यान रखिए 18,200 से 250 का जोन टफ रहेगा, लेकिन आसान नहीं होगा उसको निकलना। और ये एक अब टिपिकल सॉर्ट ऑफ रेंज में फंसने का रिस्क मार्केट को। एक बार रिलायंस का भी इंटरडे चार्ट लेकर आइए, रिलायंस का। एक बार रिलायंस का मूव देखते हैं, किस तरीके का मूव रिलायंस में आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हमने बात ही नहीं की रिलायंस की, लेकिन ये देखिए स्टॉक इस समय। और अगेन इसकी चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि रिलायंस के मूव का इम्पैक्ट आता है स्टॉक पर। 2,441 इस समय रिलायंस। राजेश जी एक व्यू लिया जाए इस पर, रिलायंस पर। 20 से लेके करीबन 2450 तक, तो ये अपना एक आप कह सकते हैं कि क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, करीबन 2420 से लेकर 2450। तो मुझे लगता है कि इस सीरीज के लिए जितनी डिप होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि यहाँ से एक रैली होगी। रेंज छोटा ही रहेगा, 2420 2440 पे बाय करना है और सामने डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2580 से लेके 2480 से लेके 2500। तो मेरे हिसाब से एक रेंज में मूव है, लेकिन यस आपको एक सेफ्टी मिलेगा। तो अगर आप बीटीएसटी करना चाहते हो, आई थिंक दिस विल बी सेफेस्ट काउंटर। तो ठीक है। वेल 2-3 नंबर्स आए हैं, पीएनबी के नंबर्स आए हैं। जरा पीएनबी का चार्ट लेकर आइए। पीएनबी कल ही बैन में एंटर हुआ है। गोदरेज के भी नंबर्स आए हैं, गोदरेज और पीएनबी 2 नंबर्स आए हैं। पीएनबी का मुनाफा 200 करोड़ से बढ़कर 1158 करोड़, तो अच्छा खासा यहाँ पर मुनाफा आपको दिखाई देगा। और उसके अलावा खैर अभी तो सिर्फ एक ही नंबर आया है, लेकिन डिसेंट मूव इस समय। अब एक काम करते हैं, थोड़ी मार्केट की बिग पिक्चर समझ लेते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और सीआईओ संदीप टंडन जुड़ गए हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है एक अच्छा ठीक है, अब कैमरा व्यूज़ पर आ गए। मुझे लग रहा था कि शायद एक इशू हो रहा है, लेकिन संदीप जी गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे साथ। मार्केट में इतनी बड़ी रैली और खासतौर से मिड कैप, इस बार की रैली में जो अच्छी चीज़ हुई कि इस बार मिड कैप्स ने पार्टिसिपेट किया। पिछली रैली में लोगों की कंप्लेन थी कि मिड कैप्स तो चले ही नहीं, हमारा शेयर तो वहीं का वहीं रह गया। इस बार की रैली में मिड कैप्स भी अच्छे से चले। आपका क्या व्यू इस समय? देखिए अगर हम सितंबर या अक्टूबर 2021 के बाद का मूव देखें तो एक मिड और स्मॉल में काफी डीप करेक्शन हुआ था।
और लास्ट ईयर भी जो नवंबर में एक रैली आई उसके बाद वो पूरा फिजल आउट हो गया था। तो लॉट ऑफ जो फैमिली ऑफिसेज, अल्ट्रा एचएनआई, जो लार्ज टिकट कस्टमर थे, बहुत गिव अप मारा लोगों ने। देखिए म्यूचुअल फंड हम ट्रैक करते हैं तो म्यूचुअल फंड में तो पैसा आया है, और अभी क्या चेंज हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है कि एक एफआईएस का फ्लो आप कंटिन्यूस बेसिस पे पॉजिटिव देख रहे हैं। तो एक होप आ जाता है कि एटलीस्ट लार्ज प्लेयर्स आर बैक, एफआईएस आर बैक। तो लोअर लेवल पे उस तरह के लोगों का पार्टिसिपेशन स्मॉल और मिड में कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। एफआईएस का नंबर वो बूस्ट हो गया तो आपका साइड काउंटर में इंटरेस्ट आ जाता है। तो ऐसा नहीं था कि किसी को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इतना पैसा लगा था लास्ट कुछ क्वार्टर से अगर देखा जाए तो लोगों का थोड़ा हिम्मत भी टूटा हुआ था। और जैसे ही वो दिखाई कि एफआईएस आर बैक तो एक इंटरेस्ट बिल्ड होता है, तो वो एक एक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट हो गई। और बाजार में अगर आप देखेंगे तो एक इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप बेचने जाते हैं तो भी इम्पैक्ट कॉस्ट है, लेने जाते हैं तो भी। तो आप देखिए कम वॉल्यूम्स पे स्टॉक्स ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि इम्पैक्ट कॉस्ट का अपना एक रोल है, वो जो घटते टाइम पे भी प्ले आउट हुआ था और बढ़ते समय भी प्ले आउट हो रहा है। एक और हाईलाइट जो इस रैली की रही है संदीप जी, वो ये कि कंजम्पशन ने बहुत अच्छा किया है, चाहे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हो या नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हो। ऑटो स्टॉक सारे के सारे ऑल टाइम हाई पर, आपका नेस्ले ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है, बाकी सब स्टॉक्स ने भी एक अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। और एनबीएफसीज, इसमें एक बहुत बड़ी रैली आई है। तो वो एक मुझे याद दिला रहा है जो इंडिया की एक बड़ी बिग बुल मार्केट आई थी, उसमें कंजम्पशन प्लस दोस्त फाइनेंसिंग कंजम्पशन वो अच्छा कर रहे थे। ये कुछ एक आगे के लिए एक अच्छा संकेत है क्या कि ये रैली शायद कंटिन्यू करेगी और कंजम्पशन में क्या अभी भी पैसा बनेगा यहाँ से? देखिए ओवरऑल इंडिया कंजम्पशन की तो हम लोग सभी कंस्ट्रक्टिव रहे हैं, लेकिन आप एक चीज देखिए, हर स्टॉक का एक ओवर ओनरशिप और अंडर ओनरशिप का इम्पैक्ट आता है। ये पूरा एक सेक्टर देखिए काफी टाइम से एक निगलेक्टेड टेरिटरी में था। अगर आप देखेंगे कि सितंबर 2020 के आसपास, अगर आप मेरे को मोटा मोटा याद आता है, एक पोस्ट कोविड फार्मा और एफएमसीजी का एक लॉन्ग टर्म टॉप बना था। वो पूरी साइकिल रिवर्स हो रही है कि यहाँ पे एक निगलेक्टेड फेस में सब स्टॉक चले गए थे, एकदम बीटन डाउन निगलेक्टेड फेस था। चाहे आप नेस्ले देखिए, चाहे लीवर देखिए, उसी तरह का माहौल मैरिको, मतलब एक पूरा जो भी आपने नाम दिए अभी सब उसी उसमें क्वालिफाई करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेस का हर एक का एक साइकिल आता है, तो वो एक रिवर्सल है इस फेस का। अभी आपको ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये ट्रेंड क्या वन वे चलेगा, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं ये सब स्टॉक्स भी एक पॉइंट के ऊपर रिलेटिवली ओवर ओनरशिप आएगी। और एक एक्सपेंसिव तो ये पहले भी थे और अभी भी, ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ते हो गए। अगर आप कुछ एमएनसी कंपनीज का वैल्यूएशन देखें तो बहुत सस्ते तो कुछ नहीं है, लेकिन एक क्या होता है, एक ओवरऑल मार्केट में जब व्यू थोड़ा चेंज होता है, घबराहट होती है, तो एक लोग डिफेंसिव स्टॉक्स में पार्किंग करते हैं। तो मैं उससे उसको ज्यादा लिंक करके देखूंगा कि बजाय कि ये कंजम्पशन की रैली आ गई है। सिमिलरली अगर हम देखें कि बैंक्स वर्सेस एनबीएफसी, तो बैंक्स में आपने देखा एक यूफोरिया हुआ, निफ्टी बैंक निफ्टी 45,000 के आसपास आया। प्राइवेट सेक्टर बैंक भी चले और पब्लिक सेक्टर बैंक भी चले, तो एक बैंकिंग सेक्टर ने एक लीडरशिप लिया। अगर बीएफआई की बात करते हैं तो वहां पे भी थोड़ा कूल ऑफ होगा, तो एक एनबीएफसी में रिबाउंड आएगा। और लोगों का व्यू है कि इंटरेस्ट रेट का साइकिल पीक आउट हो गया है। जैसी वो ओपिनियन बन जाती है कि अगर लगने लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स अगर पीक आउट हो गए, तो फिर एक रिवाइवल एनबीएफसी में आता है। वो एक साइकिल है, वो उसी तरह का साइकिल अभी प्ले आउट हो रहा है। अच्छा संदीप सर, ये बैंक्स पे आपका कन्विक्शन कितना है इस वक्त? अब आपसे जब बातचीत कर रहे हैं सर हम, आप यकीन मानिए आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। क्या यहाँ से अप मूव को भी बैंक्स ही लीड करेंगे? और एक और चीज़ सर, इस बार की बैंक्स के अर्निंग्स आपको कैसी लगी, स्पेशली अगर एसबीआई नंबर से दिए? और क्या ये पीएसयू बैंक्स पे जो हैंगओवर था ईसीएल प्रोविजनिंग का, ये छट गया है अब या अभी बना रहेगा? आपका टेक सर इस पे? देखिए नंबर तो देखिए, आप चाहे एचडीएफसी बैंक देखें, चाहे आईसीआईसीआई बैंक देखें, इवन कल एसबीआई के नंबर तो बहुत अच्छे थे। मतलब बेस्ट क्वार्टर्स मैंने शायद ऐसे नंबर्स बहुत, मेरे को ध्यान नहीं आता है कि एसबीआई के ऐसे नंबर मैंने कभी देखे थे। उस तरह का रिजल्ट एसबीआई ने कल दिया है। बट अगर आप बैकग्राउंड भी देखेंगे ना, तो थोड़ा सा पोजिशनिंग था इसको लेके, लोगों का कन्विक्शन था, पोजिशंस ऑलरेडी बिल्ड थी। एसबीआई में मैं बहुत ओवर ओनरशिप नहीं बोलूंगा, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में एक ओवर ओनरशिप है। उसके कारण उतना इम्पैक्ट नहीं दिखता है आपको बैंक में, जो ये रिजल्ट देख के आना चाहिए। अगर हम प्योर वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन एक ही ड्रॉबैक है कि ओवर ओनरशिप है। चाहे एफआईएस की ओवर ओनरशिप हो, चाहे म्यूचुअल फंड की ओवर ओनरशिप हो, चाहे फैमिली ऑफिस की ओवर ओनरशिप, ये सेक्टर में
बहुत समय से ओवर ओनरशिप है, उसका ही एक इम्पैक्ट है कि आपको उस तरह का मूव ये रिजल्ट के बाद देखने को नहीं मिलता है। बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग भी ये स्पेस में काफी कंस्ट्रक्टिव है और वो स्टॉक्स पे हम ज्यादा फोकस करेंगे जहां अंडर ओनरशिप है। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है, एसबीआई रिलेटिवली अंडर ओन्ड है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बोला तो पीएसयू बैंक्स रिलेटिवली अंडर ओन्ड है एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, बट ओवरऑल बैंकिंग रिलेटिवली ओवर ओन्ड है। ओके, एग्जैक्टली, एक बहुत अच्छा, अगर आप देखें क्रिस्टल व्यू दिया आपने यहाँ पे सर। अच्छा, एक दो स्पेस और जहाँ पे जब मूव आ रहा था सर, इस बार हम भी अगर आप देखें अचंभित थे, और क्या ये मूव सस्टेन करने वाला है या नहीं है, इस पर आपकी राय चाहूंगा। इट्स ऑटो, बजाज ऑटो को देखिए सर, हीरो मोटो को आपको देखिए, टीवीएस पहले से लीडर था इस स्पेस में। कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कुछ स्टॉक्स ने अच्छा मूव दिया, और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति बैकफुट पे रहा, लेकिन एमएनएम चलने के बाद थोड़ा थमा। और अभी ये स्पेशली टू व्हीलर्स पे आपका टेक क्या है? क्या यहाँ पे अगर आपने पैसा कमा लिया तो आप बाहर निकल के आए, या फिर ये मूव सस्टेनेबल लगता है आपको, या फिर यहाँ से भी एक्सटेंड करेगा? और अगर आपको पूरे ऑटो को बाइसेक्ट करना हो सर, पैसेंजर, कॉमर्शियल, टू व्हीलर, बैटरी स्टॉक्स, एंसिलरी, सबसे ज्यादा कन्विक्शन कहाँ पर है आपका? देखिए, सबसे बड़े चैलेंजेस तो देखिए आपको टू व्हीलर्स में है। जो ईवी का सबसे बड़ा प्रेशर जो साइकोलॉजिकल बिल्ड हुआ था वो टू व्हीलर्स में हुआ। तो आपने देखा कि टू व्हीलर्स के स्टॉक्स को एक इम्पैक्ट आया। कोई चीज बहुत ही नेगेटिव टेरिटरी में पहुंच जाए, उसका रिबाउंड आए, तो मैं उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें एक, अगर आप बोले तो कुछ एक ड्रामेटिक चेंज हो गया है। वो इंडस्ट्री में एक नया फिनोमेना आ गया। वो फिनोमेना कब तक चलेगा और क्या फेल होगा वो कहना बहुत मुश्किल है, बट एक टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है ईवी के कारण। तो उसके कारण टू व्हीलर्स पर्टिकुलर सेक्टर का जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स थी उसका अर्निंग्स मल्टीपल के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, इसलिए वो डिक्लाइन हुए। अब ऑटोमोबाइल्स की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो देखिए कंजम्पशन थीम इंडिया का तो अच्छा है, लेकिन अभी काफी इसमें भी बहुत अच्छा मूव दिया है। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि एक मार्केट में बहुत डिसाइसिव मूव्स नहीं है। ओके, अगर हम देखें कि हम जैसे बात करते हैं कि एक रिलेटिवली रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट है। रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट में हमारे फेवर में क्या गया, ग्लोबली रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट है, लेकिन हमारे फेवर में क्या गया, तो हमने कुछ चीजों का चेंजेस देखा ग्लोबली। जिस तरह से ऑफ लेट करेंसीज में मूवमेंट था, तो एक फ्लो जो पूरा था वो डीएम से ईएम की तरह शिफ्ट हुआ। लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा एक ब्रेक लगता हुआ दिखता है। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स ने रिबाउंड दिया है, करेंसीज में मूवमेंट्स आना स्टार्ट हुआ है, गोल्ड जिस तरह से करेक्ट हुआ है, देखिए गैस प्राइसेस में, तो एक मुझे तो एक एनर्जी में भी एक अपटिक दिखता है। ग्लोबल वॉलेटिलिटी करेंसी फ्रंट पे थोड़ा चैलेंज दिखता है। तो वो बैकग्राउंड में मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहूंगा इस लेवल पे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में, क्योंकि एक मैक्रो बैकग्राउंड जो उनके फेवर में था वो थोड़ा चेंज होता हुआ दिखता है। और मार्केट देखिए बहुत आगे होता है, किसी ना किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि कोई चीज बड़ी चेंज हो रही है। तो ये अर्ली स्टेजेस के डेटा पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग भी देख रहे हैं, मार्केट भी ऑब्जर्व कर रहा है। तो बैकग्राउंड में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट इस सेक्टर पे इस समय नहीं रखूंगा। संदीप जी, इस समय आप कहाँ फ्रेश अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं? क्योंकि जैसा आपने बोला पैसा आ रहा है लगातार आपके पास, और आपका तो खैर फंड भी काफ़ी आउट परफॉर्मिंग फंड रहा है, और साइज भी अब तो आपका इतना बड़ा हो गया है यहाँ पर। तो अब आप फ्रेश पैसा कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं? देखिए, कुछ ना कुछ तो देखिए, अगर अभी जैसे हमने भी यहाँ देखिए कि एक अपॉर्चुनिटी, तो मैंने आपको बोला हमने अभी एक साइकिल्स फंड लॉन्च किया है, तो हम लोग पूरी थीसिस समझा रहे थे कि मार्केट में साइकिल्स आती हैं, कोई टेन्योर में कुछ चीज अच्छी करती है, कुछ टेन्योर में कोई चीज अच्छी करती है। तो आई थिंक इस समय इंडिया में भी वैसे ही सिचुएशन है कि एक अगर रिस्क ऑफ फेस है और लिक्विडिटी आपके फेवर में है, ओके, क्योंकि ग्लोबली लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ है। अगर इंडिया का भी थोड़ा एफआईएस फ्लो के पर्सपेक्टिव से ही बात करें तो फ्लो एक कंस्ट्रक्टिव, तो वो बैकग्राउंड में जहां पे भी आपको बहुत ही निगलेक्टेड डाउन, बीटन डाउन जो सेक्टर थे या स्टॉक थे, जैसे आपने देखा एफएमसीजी में मूव आया, उससे पहले आपने देखा कि टू व्हीलर्स की बात करी थी, वो कुछ नेम्स उसमें भी निगलेक्टेड थे, तो वो भी रिबाउंड कर रहे हैं। तो आई थिंक हम लोग ने एक बास्केट अप्रोच करके तरह करते हैं। म्यूचुअल फंड में बहुत कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो आप नहीं ले सकते हैं, जो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकते हैं कि ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो मैंने एक बड़ा बेट ले लिया। ओके, तो कंजम्पशन थीम्स में भी हमने काफी एक्सपोजर बढ़ाया था, फाइनेंशियल्स में भी हमारा अच्छा एक्सपोजर है, ऑटो ऑटो एंसिलरी में कुछ चीजें अपॉर्चुनिटी देखी, पीएसयूज में अपॉर्चुनिटी देखी, फार्मा सेक्टर अच्छा लगता है, कई जगह नंबर्स खराब आए लेकिन काफी जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, वो भी एक साइकिल बॉटम आउट होती है
अपॉर्चुनिटी, तो फार्मा इज अनदर अपॉर्चुनिटी। उसमें आप देखिए कुछ रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, उसमें बड़ा मूव भी आया, कई जगह डिसअपॉइंटमेंट भी है, लेकिन एक ऐसा लगता है कि उसका एक अर्निंग साइकिल जो बॉटम आउट होता है वो दिखता है। लोगों ने गिव अप मारना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं बिहेवियर एंगल से देखता हूँ लोगों ने गिव अप मारना स्टार्ट किया है। जो मोस्ट एडमायर्ड क्रिटिकिस्ट तो जो फार्मा के जो लीडरशिप स्टॉक्स थे वो सब अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। और जब तरह का डेटा पॉइंट्स बिल्ड होता है तो मैं उसको थोड़ा कॉन्ट्रेरियन तो नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा कंस्ट्रक्टिव देखता हूँ कि उस तरह की चीजें हम ढूंढते हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी वहां दिखती है। ओके। अच्छा, संदीप जी, ये सही नहीं होगा अगर ये मैं आपसे क्वेश्चन ना पूछूं तो जो आज सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर आया म्यूचुअल फंड्स के टीईआर को लेकर, क्योंकि खुद आप एक फाउंडर हैं एक म्यूचुअल फंड के और सीईओ भी हैं, आपका क्या व्यू है इस टीईआर पर जो सेबी देखिए कंसल्टेशन पेपर है उसको लेकर? हाँ। देखिए हम लोग ने ग्लांस तो जरूर किया है, लेकिन उसको डेप्थ में स्टडी करना बाकी है। उस पर सेबी ने हम लोगों से कमेंट्स भी मांगे हैं, इंडस्ट्री से भी कमेंट्स मांगे हैं, हम लोग भी देंगे। देखिए उसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं इन्वेस्टर के लिए। अल्टीमेटली देखिए सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके? सेबी का ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से ओवरऑल कॉस्ट को कम किया जाए, लेकिन वो कॉस्ट करने जो इन्वेस्टर का कॉस्ट कम करने का ऑब्जेक्टिव है बहुत अच्छा है। अगर हम को परफॉर्मेंस फीस बेस्ड इंसेंटिव दिए जाए इस इंडस्ट्री के लिए तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके इस सर्कुलर में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जिसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद हमारे एसोसिएशन से भी से बात भी करेंगे और उसका कुछ फीडबैक भी जाएगा कि अभी जिस तरह से इसमें देखिए एक अल्टीमेटली ब्रोकर्स लोगों का भी एक रोल है। वो आपके लिए रिसर्च करते हैं, अल्फा आइडिया जनरेट करते हैं। अगर हम उनकी पूरी फीस कट कर दें, ओके, और तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दो तरह का इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर। एक तो अल्टीमेटली जो आदमी आपको रिसर्च प्रोवाइड करता है तो आपको एक अल्फा अपॉर्चुनिटी भी देता है, तो इंडस्ट्री में वो अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी, ओके? अगर वो टीयर के अंदर क्लब कर दिया तो फिर अल्टीमेटली या तो फिर म्यूचुअल फंड का बिजनेस उस कॉस्ट स्ट्रक्चर पे वायबल नहीं रह जाता है अगर आपने सारी कॉस्ट एब्जॉर्ब कर ली, या फिर वो ब्रोकिंग का बिजनेस वायबल नहीं रह जाता है कि आप ब्रोकिंग को बिजनेस नहीं देंगे। अगर आप उनको नहीं देते हैं तो आपको फिर इन हाउस उतना टीम बिल्ड करना पड़ेगा, तो वो एक कॉस्ट स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। और हर आदमी की अपनी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन की इतना बड़ा कवरेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो एक चैलेंज है इंडस्ट्री के लिए जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरह टैकल किया जाएगा। अभी भी जैसे बोला है कि कंसल्टिंग पेपर है, अभी फाइनल गाइडलाइंस नहीं है। श्योर इंडस्ट्री एम्फी बॉडी है, वो टू एंड फ्रो होगा, हम लोग के भी फीडबैक जाएंगे, इंडस्ट्री के भी फीडबैक जाएंगे, रेगुलेटर विल लुक इनटू इट। सो मिक्स्ड ओपिनियन मैं इसको बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अच्छा है इन्वेस्टर के लिए, लेकिन जो इस तरह की जो बीच में इंटरमीडिएटरी बॉडीज भी इन्वॉल्व हैं वहां पर भी क्या इम्पैक्ट आता है। अल्टीमेटली अगर ओवरऑल अगर हम इस चीज को देखें तो हमको आइडियाज भी कम हो जाएंगे, तो वो भी एक ड्रॉबैक। अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक अल्फा इन्वेस्टर के लिए जनरेट करना है, नहीं तो सब ऑर्गेनाइजेशन को अपनी अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। तो बड़े म्यूचुअल फंड है उनको इतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो मीडियम साइज म्यूचुअल फंड है हमारे जैसे और ये नए म्यूचुअल फंड आ रहे हैं उनके लिए बिजनेस कंप्लीटली अनवायबल हो जाएगा। अगर वो आप शुरू से इस तरह के कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को लोड अप करना स्टार्ट करेंगे तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो हो रही थी, कहीं वहां पे डेंट होता है। आई एम श्योर, मेरे को ऐसा लगता है रेगुलेटरी बॉडी उसको कंसीडर करेंगे। अल्टीमेटली कॉस्ट थोड़ा कम जरूर हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इन्वेस्टर के लिए हमको एक अल्फा जनरेट करना, आइडियाज चाहिए, ब्लॉक्स चाहिए, सर्विसिंग चाहिए, ओके, कॉर्पोरेट एक्सेस चाहिए। अगर हर चीज हम अपने आप तरीके से बिल्ड करेंगे तो हम लोगों की भी लिमिटेशन है और हमारी नहीं सब म्यूचुअल फंड की लिमिटेशन होगी। वो देखते हैं उसको कैसे बैलेंस आता है। ये मेरा कैंडिड ओपिनियन है इस मैटर के ऊपर कि हमको कैसे उसको डील करना है। तो अगर ये किसी फॉर्म में एक्सेप्ट होता है तो हर आदमी को अपने ड्राइंग रूम जाके नया बिजनेस प्लान रिवर्क करना पड़ेगा। अगर चेंजेस माइनर चेंजेस होते हैं तो इट विल बी गुड फॉर द इंडस्ट्री। ओके, बहुत सही तरीके से आपने एकदम पुटअप किया उसको संदीप जी। जैसा आपने बोला कि अभी तो कंसल्टेशन पेपर है, सबसे राय मांगी गई है, आपसे भी, आपकी इंडस्ट्री से भी राय मांगी जाएगी। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए और सारी बात हमारे साथ करने के लिए। थैंक यू अनुज। चलिए, तो ये बात हो गई क्वांट म्यूचुअल फंड से। मार्केट में एक शानदार मूव, निफ्टी डे हाई पर 18,215 पर, बैंक निफ्टी ने अभी 44,000 क्रॉस किया है। तो जानते हैं डीलिंग रूम से यतिन को क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ऑब्वियसली मार्केट काफ़ी चॉपी है और जो डीलिंग रूम से थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये वीक की अगर आप बाजार की गेंद देखें तो लगभग नेगेटिव ही बंद होंगे हम ओवरऑल। लेकिन आईटी एक पैक ऐसा है जहां डीलर्स थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इनफैक्ट आज वो टेक महिंद्रा में बीटीएसटी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। इसका एक सीधा रीज़न ये है कि
82 तक आरबीआई शायद इंटरवीन कर रहा था यूएस डॉलर मुकाबले आईएनआर, और वो लगभग अब 80 to 75 तक पहुंच गया। तो जो रुपी में वीकनेस आपको दिखाई पड़ रही है एक दो ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, उसका फायदा आईटी कंपनीज को हो रहा है, और यहां से डीलिंग रूम्स को लगता है कि शायद वीक रुपया का ट्रेड और आईटी का लॉन्ग ट्रेड ये काम करेगा, और शायद इसीलिए यहाँ वो एक बीटीएसटी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो ये एक स्टॉक है टेक महिंद्रा, और ऑब्वियसली पूरा आईटी पैक जहां डीलर्स अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। और सीमेंट भी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से भी हम देख रहे हैं सीमेंट में एक्टिविटी है, और यहाँ जो उनका फेवरेट काउंटर है वो इंडिया सीमेंट, जहां वो पोजिशनली खरीदारी कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट 8% गिरा है, यानी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आज के ट्रेडिंग सेशन में दिख रही है, लेकिन डीलिंग रूम्स को लगता है कि ये स्टॉक 200-210 तक जा सकता है पोजिशनली। ओके यतिन, शुक्रिया फिर इस जानकारी के लिए। तो डीलिंग रूम से क्लियरली एक फीडबैक मिल रहा है कि आईटी पर ध्यान रखें और सीमेंट पर ध्यान रखें। ये दो सेक्टर्स हैं जहां पर एक अच्छा मूव मिल रहा है। इस क्लोज को समझ लेते हैं और फिर बीटीएसटी कॉल्स लेते हैं। ये क्लोज बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार क्लोज है ये, और ये क्लोज इसलिए शानदार है क्योंकि मार्केट ने आज सबसे पहले नियर टर्म टेक्सचर को रिस्पेक्ट किया। सुबह खुले हम रेजिस्टेंस में, वहाँ से कोलैप्स हुए, लेकिन वो कोलैप्स कहाँ जाकर रुका? एग्जैक्ट टू द डॉट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, और पहला टेस्ट डिफेंड हुआ, और वहाँ से बाउंस देखिए आप। ऐसा नहीं है कि 20-30 पॉइंट का बाउंस आया, 150 पॉइंट का बाउंस लोएस्ट लेवल से। फ्रॉम डेज लो निफ्टी की रिकवरी आपकी स्क्रीन पर आएगी, 150 पॉइंट की एग्जैक्ट रिकवरी इस समय निफ्टी पर, 151 पॉइंट इनफैक्ट। ये एक शानदार रिकवरी, और ये आपको बता रही है कि क्लोज बहुत अच्छा है। और अब अगर फॉलो अप मिल गया मार्केट में तो हो सकता है कि एक टिपिकल ट्रेंडिंग मार्केट जिसने एक ब्रेक लिया, एक सपोर्ट लिया 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर और मूव ऑन किया। बैंक निफ्टी फिर 44,000 पर, और अगर मंडे को क्यूज अच्छे रहे तो हु नो मंडे मॉर्निंग को आप गैप अप के साथ फिर ऑल टाइम हाई निकाल सकते हैं। कि ऑल टाइम हाई निकालने के लिए आपको गैप अप चाहिए, इंट्राडे में वो नॉर्मली बहुत कम होता है। बीटीएसटी कॉल्स लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट प्रीव्यू करेंगे। गाबा सर बताइए बीटीएसटी। बिल्कुल बीटीएसटी, और स्टॉक मैंने चुना है टाटा मोटर्स। ट्रेड करा है 525 के आसपास। 3 दिन का करेक्शन खत्म हुआ और जो रिवर्सल हुआ है एग्रेसिव हुआ है। स्टॉप होगा 520 का टाटा मोटर्स पर, टारगेट होगा 535। टाटा मोटर्स बाय। ओके टाटा मोटर्स बाय। देखिए ये मार्केट है, कल बहुत वीक लग रहा था टाटा मोटर्स, आज स्ट्रॉन्ग। राजेश जी आपकी ट्रेड? अनुज जी मैं एक्सिस बैंक को बाय करूंगा। अच्छे लेवल से घूमा है तो यहाँ पे 924 पे बाय बनेगा। 916 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा करीबन 940 का। ओके समित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? ये अशोक लेलैंड के साथ जाना चाहेंगे। एक स्टेडी मूव रिसेंटली दिखा और अभी कहीं ना कहीं लास्ट 1-2 हफ्ते से ये स्टॉक में जो मोमेंटम है वो वापस रिज्यूम हो गया है। चलते जो वीकली क्लोज आ रहा है ये हाईएस्ट वीकली क्लोज ऑफ करंट कैलेंडर ईयर हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है और ये एक एप्ट बीटीएसटी कैंडिडेट हो सकता है मंडे के लिए। तो यहाँ पे अशोक लेलैंड के साथ जाना चाहेंगे। 159 के टारगेट होंगे और 152 का यहाँ पे स्टॉप लॉस करेगा। ओके मार्केट से डे हाई और सेम इज द केस विद अशोक लेलैंड। आपकी स्क्रीन पे 155, 2 ऑटो स्टॉक्स, 1 बैंक एक्सिस बैंक। रुचित आपका ट्रेड क्या होगा? बीटीएसटी के लिए मैं भारतीय एयरटेल को लेके जाने की सलाह दूंगा। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक देखे तो 800-804 के आसपास एक हर्डल एक्ट कर रहा था, जो आज के सेशन में भी क्रॉस हुआ है। सेकेंडली अगर आप ऑप्शंस के डेटा में देखें तो 800 के कॉल ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट थी, जहां पे अभी अनवाइंडिंग की शुरुआत हुई है। अभी आज लगभग 6 लाख के ऊपर का अनवाइंडिंग हुआ है, फिर भी 48-49 लाख के बीच में ओपन इंटरेस्ट है, तो काफी हाई कॉल राइटिंग वहां पे हुई है। स्टॉक उसके ऊपर क्लोज हो रहा है तो वहां पे भी कॉल पोजीशंस की अनवाइंडिंग हो सकती है। लेवल्स के हिसाब से 795 के स्टॉप लॉस है, 824 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल में खरीदारी करें। ओके चलिए भारतीय एयरटेल। मानस आपकी ट्रेड? अनुज जी देखिए, लॉन्ग साइड पे लेके जाने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं फिलहाल के लिए आज बीटीएसटी एसटीबीटी स्किप कर लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेल कॉल रिकमेंडेशन दिए हुए हैं। फ्रेश कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा बीटीएसटी एसटीबीटी के लिए। ओके फ्रेश कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर आप देखेंगे क्लोजिंग मानस को शायद आई थिंक एक ट्रेड कैरी करने के पर्सपेक्टिव से ठीक लग रही है। आशीष माहेश्वरी जी, एक एग्जैक्ट बीटीएसटी ट्रेड्स तो मैं आपसे नहीं पूछ सकता, बट एक शॉर्ट टर्म कॉल आपकी तरफ से की मास्टेक पर बाय करने का मेरा मानना है। जैसे मिड कैप आईटी स्टॉक्स में परफॉर्मेंस शुरू हो गया है, तो
ये स्टॉक भी ऐसा है जो अपने 50 पे करीब 1000 रुपए नीचे मिल रहा है। 2800 का स्टॉक था, आज भी 1800 के आसपास है। आज काफी वॉल्यूम्स भी देखने को मिले, तो वो मास्टेक पे नजर रखनी चाहिए। मास्टेक ये आपका एक प्रिफर्ड कॉल है इस वक्त। चलिए मास्टेक की कॉल होगी 1880 अगेन, आई मीन मिड कैप आईटी, स्ट्रेंथ कन्विक्शन बाजार का इसमें काफ़ी अच्छा खासा है। चलिए अब अर्निंग्स की बात करते हैं। 2 अर्निंग्स आने वाली हैं और जब हम दोबारा मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, तो हम दिवीज लैब और बीएल एक और बीपीसीएल 3 की बात करते हैं। पहले सुमित, दिवीज और बीएल दोनों स्टॉक्स की बात करते हैं। बीएल डिफेंस स्पेस की कंपनी और दिवीज दोनों के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन। देखिए पहले डीवीज के नंबर्स का हम चर्चा कर लेते हैं और साथ साथ वीरू में सारे हाउस व्यूज में बीईएल के नंबर्स नहीं है तो मैं बीपीसीएल के नंबर्स का जिक्र कर दूंगा दूसरा। लेकिन पहले डीवीज के नंबर्स की बात कर लेते हैं, जहां पे रेवेन्यूज करीब 9% बढ़ने का अनुमान है, 1863 करोड़ रुपए। यहाँ पर एक डिप करीब 2518 करोड़ रुपए के सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हालांकि बढ़ेगा, लेकिन वाई वाई बेसिस पे एक डिक्लाइन रहेगा। एबिटा फ्रंट पर करीब 51% का डिक्लाइन, 536 करोड़ रुपए का एबिटा, मार्जिन 43 से घटकर सीधे 29% और प्रॉफिट रफली 894 करोड़ से घटकर 373 करोड़ रुपए। ये वाई वाई बेसिस पे नंबर्स हैं, लेकिन इन्हीं को अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो ये नंबर्स में सुधार आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो वाई वाई बेसिस पे कमजोर, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बेटर साइड पे नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्या चीजें की रहेंगी उसमें से आप मार्जिन थोड़ा FY12 के बाद सबसे लोएस्ट लेवल है, यानी कि पिछले 10 साल में सबसे कमजोर मार्जिन तिमाही में कंपनी आ सकती है। इनके मोलनुपिरावीर की जो बिक्री है उसमें कमजोरी, जिसका एक इंपैक्ट रहेगा, और जेनरिक एपीआई बिजनेस के अंदर भी थोड़ा स्लगिश, क्योंकि बाकी कंपनियों ने भी एपीआई के बिजनेस में थोड़ी धीमी रफ्तार दिखाई है, तो वो यहाँ पर सबसे बड़े प्लेयर हैं, तो इसलिए इनके नंबर्स में भी थोड़ा स्लगिश नंबर ही रहेगा, इसीलिए शायद कमजोर साइड पे नंबर वाई वाई बेसिस पे रहेंगे। हालांकि सीक्वेंशियली पिकअप आने का अनुमान तिमाही दर तिमाही पे आप लगा के चल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बीपीसीएल के नंबर्स की बात की जाए तो बीपीसीएल के केस में नंबर्स में वाई वन बेसिस पर रफली रेवेन्यूज में 1,39,940 के आसपास का नंबर देखने को मिलेगा, 1,13,940 के आसपास, जो कि 1,08,774 से बढ़कर आएगा, करीब 5% की बढ़त रेवेन्यू में। मुनाफे में एक लो बेस का बड़ा इफेक्ट, करीब 100% के आसपास की ग्रोथ वाई वाई बेसिस पे आते हुए दिखाई पड़ेगी। मार्जिन में 3% का एक जंप इस तिमाही में देखने को मिल सकता है। इनका क्यू ऑन क्यू बेसिस पे रिफाइनरी आउटपुट बढ़ने का अनुमान है 11% और वाई वाई बेसिस पे बढ़ेगा करीब 28%, तो रिफाइनरी आउटपुट में एक अच्छा जंप दोनों ही आधार पर देखने को मिल सकता है। जीआरएम्स करीब $17 पर बैरल के आसपास, इसमें ग्रॉस ब्लेंडेड मार्जिन ₹4.5 प्रति लीटर के आसपास का यहाँ पर मार्केटिंग मार्जिन देखने को मिल सकता है। लाइकवाइज कंपनी के जो जिस तरह से ब्रेंट की कीमतों में कुछ एक कमी आई है, उससे मार्जिन थोड़े से इंप्रूव हुए हैं और नया आउटपुट भी ऐड हुआ है, तो उसका इंपैक्ट भी और बॉटम लाइन पे देखने को मिलेगा। तो वाई वाई बेसिस पे नंबर्स थोड़े से बेटर साइड पे आप बीपीसीएल में अनुमान लगाकर चल सकते हैं। ओके, शुक्रिया सुमित इन दोनों नंबर्स पे एग्जैक्टली जो पूर्व अनुमान है वो जाहिर करने के लिए। इन स्टॉक्स को मंडे को एग्जैक्टली विजिट करेंगे। अब एक काम करते हैं, खिलाड़ी विनर्स इस हफ्ते के इस गेम शो के खिलाड़ी नंबर 1 के जो हैं उनसे बात करते हैं। 3 खिलाड़ी थे इस बार, ब्रिजेश, अमित सेठ जी और शरद मिश्रा। अगर आप रिटर्न्स को देखें तो अमित जी ने, जो सुबह पैनल में भी थे, 12.58% की रिटर्न्स के साथ इस गेम शो को इस हफ्ते जीता। एक वॉलेटाइल वीक था, याद रखिएगा, ये एक स्मूथ वीक नहीं था, ह्यूज टर्बुलेंस थी और उसमें इस रिटर्न्स को निकालना वाकई अच्छी बात है। इनके बहुत अच्छे ट्रेड्स में पीएफसी, वेल्सपन कॉर्प इन द मिड कैप स्पेस, स्मॉल कैप कैटेगरी में, और मैक्रोटेक डेवलपर्स, कोचिन शिपयार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा और पूना वाला फिनकॉर्प। एक चीज समझ में आ रही है मेरे को कि इन्होंने अपने आप को डेरिवेटिव्स की टर्बुलेंस से हटाकर, थोड़ा सा छुपाकर कैश के स्टॉक्स पर फोकस किया। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को खेलने के लिए और मैं ट्रेड कराने के लिए। आपने ये गेम शो जीता है, मतलब ज्यादा फोकस आपने मिड कैप पे किया था, और क्या ये अगले हफ्ते की भी अप्रोच रहेगी आपकी, मिड कैप फोकस करना? जी थैंक यू वीरेन जी। हाँ वीरेन जी, मैंने मिड कैप में इसलिए फोकस किया था कि जिन स्टॉक्स में एक पैटर्न बना हुआ जहां वॉल्यूम पिकअप अच्छा था, दे वर रिलेटिवली अनअफेक्टेड बाय द मार्केट, तो स्पेसिफिकली यही अप्रोच की थी। बिकॉज फ्रंटलाइन स्टॉक्स में हम ये देख रहे थे कि अगर अर्ली मॉर्निंग में हमें कोई गेन्स मिलते भी थे तो ड्यूरिंग द डे वो फिजल आउट कर जाते थे, तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ज्यादा कैश स्टॉक्स इस हफ्ते चूज किए। सो दैट वाज द स्ट्रेटेजी। बट अगर अगले हफ्ते की बात करें तो मुझे एफएनओ से 2 स्टॉक्स पर्टिकुलरली अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है रिलायंस में जो पुल बैक आना था वो कंप्लीट हो गया है। 2410 2420 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नेक्स्ट वीक जैसे आज हैमर कैंडल इसमें बन रही है, मुझे लगता है रिलायंस कैन डू वेल नेक्स्ट वीक। मिड कैप आईटी तो खैर अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा सेकंड मुझे अच्छा लगता है एक्सिस बैंक,
इसमें 940 950 के टारगेट्स, प्रोजेक्शन टारगेट्स पेंडिंग है। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक वो अचीव हो जाएगा इसमें। तो ये पर्टिकुलरली 2 स्टॉक्स में मैं अगले हफ्ते ज्यादा फोकस करूंगा। ओके, चलिए फिर अमित, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और ऑल द बेस्ट। एक्सिस क्या शानदार स्टॉक रहा है इस पूरे हफ्ते, इस पूरी स्विंग में। इनफैक्ट एक एक्सिस का एक महीने का चार्ट लेकर आइए। 860 पर वो जब चर्चा चल रही थी कि बेन का शायद ब्लॉक आना है, वो लॉक इन खत्म हो रहा है। ब्लॉक तो आया नहीं, लेकिन स्टॉक में मूव देखिए आप, पिछले एक महीने में अच्छा खासा मूव, करीब करीब 6% का मूव आपको इस समय स्टॉक में दिखाई देगा। और ये क्लोज बहुत अच्छी है, मैं फिर कह रहा हूँ ये क्लोज बहुत अच्छी है। और इस क्लोज ने आज फिर एक चीज़ कर दी है, मंडे मॉर्निंग को अच्छे चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट करेगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव है, आज भी सपोर्टिव थे, कल भी सपोर्टिव थे। 2-3 दिन से मार्केट सिर्फ अपनी चाल चल रहा था, लेकिन आज फ्राइडे को जब भी आप इस तरीके की क्लोज दिखाते हैं तो एक नॉर्मली मार्केट में एक मोमेंटम स्ट्रांग होता है। और अब बस ये है कि एकदम ख़राब ग्लोबल क्यूज मंडे मॉर्निंग को मिल गए तो अलग बात है, वरना मंडे मॉर्निंग को हो सकता है गैप के साथ ही आप एक ऑल टाइम हाई निकाल दें। और निफ्टी पर भी 18,208 के ऊपर ध्यान रखिए, अगर आप 18,350 क्रॉस करने लगेंगे तो फिर मार्केट में तेज़ी और ज़बरदस्त बढ़ेगी। लेकिन ये क्लोज बहुत शानदार है, तो फिर एक काम करें, फिर बिग वॉल पर चलें मार्केट क्लोजिंग के लिए, और या उससे पहले चलिए फिर एक काम करते हैं, बिग वॉल पर चलते हैं मार्केट क्लोजिंग के लिए। फिर निफ्टी इस समय आपकी स्क्रीन पर 76 पॉइंट ऊपर 18,206 पर। और आज का स्टार निफ्टी आईटी। आज निफ्टी आईटी ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक आप मान लीजिए राहुल द्रविड़ जैसा नॉक खेला, सुबह से स्ट्रॉन्ग और एंड में एकदम फ्लरिश। 1.5% का मूव इस समय, 400 पॉइंट ऊपर निफ्टी आईटी। और निफ्टी बैंक इसने लेट रिकवरी, एकदम 0.5% ऊपर बंद हुआ। ये शुरुआत इसकी बहुत धीमी रही, लेकिन एंड में आकर यहाँ पर भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। तो इसे क्या कहेंगे, निफ्टी आईटी मैंने कहा अगर राहुल द्रविड़, तो निफ्टी बैंक को क्या बोलें, टुवर्ड्स द एंड तो एकदम सहवाग बन गया था ये। 44,000 पर बंद हो रहा है निफ्टी बैंक इस समय। एडवांस डिक्लाइन देखिए 1292 वर्सेस 1575, क्योंकि मिड कैप आज फिर भी रिलेटिवली अंडर परफॉर्मर रहा। याद रखिएगा मिड कैप इंडेक्स एक समय में 300 पॉइंट नीचे था, सिर्फ 50 पॉइंट नीचे बंद हुआ। ये भी एक अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो फ्लैट बंद हुआ है। और एडवांस डिक्लाइन हालांकि फेवर ऑफ डिक्लाइंस, लेकिन इतना कुछ खास नहीं। अब जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं। ये ऑटो इंडेक्स करीब करीब 0.6% ऊपर इस समय। निफ्टी का हीट मैप सबसे ऊपर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस, वो सुप्रीम कोर्ट कमेटी की जो का पेपर है उसके बाद दोनों स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम, करीब 3-3.5% के मूव्स यहाँ पर। टाटा मोटर्स कल की एक डिक्लाइन के बाद, देखिए डिक्लाइन पर आपने खरीदा तो पैसा बना आपका। टाटा मोटर्स अब 3-3.25% ऊपर। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL टेक, TCS, विप्रो, ये सारे के सारे स्टॉक्स एक एक करके ज़बरदस्त रैली यहाँ पर। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ और स्टॉक हैं जहाँ पर आपको अच्छे खासे मूव्स देखने को मिले। हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी, ये कुछ और स्टॉक्स थे जो इस समय गेंस के साथ बंद हुए। नीचे क्या रहा, डिवीज़ लैब्स। डिवीज़ नंबर से पहले खासा वीक, करीब करीब 2% नीचे। उसके अलावा ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, NTPC, ये कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर डिक्लाइन। ONGC, ये भी कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर लोअर लेवल्स रहे। वीरू, फ्राइडे आफ्टरनून, मार्केट्स बंद, वीकेंड चालू। बिल्कुल वीकेंड चालू, और अच्छे नोट पे अगर आप देखें चालू हो रहा है अनुज। अच्छी क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग लेवल से पुल बैक, 20 डे मार्क डिफेंडेड। आइए देखते हैं अनुज जरा नीरज जी और आशीष की टीम में आज जो स्टॉक्स थे उन्होंने क्या किया और जो टीम्स का बिहेवियर था वो क्या रहा। आपकी स्क्रीन पर ये रही टीम और उनके बेस्ट हिट्स। ग्लेन फार्मा 20% का लोअर फ्रीज, और नेल कास्ट में आप देखें 5% का। और उसके बाद सिरमा SGS लगभग 1.25%, और यूनाइटेड स्पिरिट्स ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया और ये आशीष की टीम में इंक्लूडेड भी था। उनकी टीम में हमेशा होता है। और नीरज जी की टीम में HD मीडिया, और उसके बाद रेडिको खेतान और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और नज़ारा टेक, इन काउंटर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव थी। और अनुज के पास चलते हैं। अब अनुज, तो आज क्लोज बहुत शानदार, यकीनन बहुत शानदार क्लोज बहुत शानदार, यकीनन, इसमें कोई डाउट नहीं। और क्लियरली एक चीज़ मैं और कहूँगा वीरू, लास्ट के 1 घंटे में थोड़ा सा सेंटिमेंट इंप्रूव करने में जो अदानी ग्रुप स्टॉक्स में रिकवरी आई उसका भी हाथ है, क्योंकि वो उससे मार्केट सेंटिमेंट पर एक इम्पैक्ट क्लियरली आता है। और इसके लिए अब एक काम करते हैं, एक बार जरा ये जो न्यूज़ थी उसको एक बार फिर
एड्रेस कर लेते हैं यतिन के साथ कुछ और पॉइंटर्स जो अब क्लियरली इस रिपोर्ट में निकल कर आ रहे हैं, और जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें से निकल कर आ रहे हैं। यतिन एक बार जरा इसको फिर रिविजिट करते हैं। तो अनुज जी, हमारे पास जो जानकारी है और जो ये 150 पन्नों से ज़्यादा की जो एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है उसकी डिटेल्स आ रही हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट के पहले सेबी ने ये पाया है कि शॉर्ट सेलर्स ने अदानी ग्रुप के शेयर शॉर्ट किए थे, और जैसे ही वो रिलीज हुई रिपोर्ट उसके बाद ये शॉर्ट पोजीशंस कवर कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट का अनड्यू फायदा थोड़े बहुत शॉर्ट सेलर्स को हुआ है। अब ये वायलेशन है या नहीं, उसके बारे में सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्राइस मैनिपुलेशन किसी भी प्रकार का अदानी ग्रुप ने नहीं किया है। किसी भी प्रकार का पैटर्न, किसी भी प्रकार की प्राइस मैनिपुलेटिंग एक्टिविटीज जो है वो सेबी को नहीं मिली हैं, ये कमेटी रिपोर्ट में लिखा गया है। इसके अलावा जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स हैं, जो 2016 में इन्वेस्टिगेशन सेबी ने शुरू किया था मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को लेके, क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स कॉमन थे अक्रॉस अदानी ग्रुप कंपनी, जैसे एलारा अपॉर्चुनिटी फंड या क्रेस्टा फंड। तो यहाँ भी सेबी ने पाया कि कोई भी फंड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, और फंड ही नहीं, अदानी ग्रुप की कोई एंटिटी से भी इनका कैश लेना देना या कोई प्रकार का ट्रांसफर जिससे ये प्रूव हो सके कि अदानी ग्रुप ने पैसे ट्रांसफर किए और वहीं से ही जो है वो होल्डिंग बनाई गई, तो इसी प्रकार के वायलेशंस भी नहीं पाए गए। इनफैक्ट कमेटी को लगता है कि जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के कंप्लायंस नॉर्म्स हैं वो सफिशिएंटली फॉलो किए गए। ये हुआ तीसरे पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि जो आरपीटी की रिपोर्ट है वहां भी ये दिखाई दे रहा है कि कोई प्रकार का रेगुलेटरी फेलियर नहीं है। बहुत सारे लोग सेबी को दोष देते हैं कि सेबी ने मॉनिटर नहीं किया ठीक से, बट ऐसा भी कोई रेगुलेटरी साइड से फेलियर नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जो रिटेल निवेशक है, क्योंकि फॉल के बाद रिटेल शेयर होल्डिंग काफी बढ़ चुकी है अदानी ग्रुप के शेयर्स में, तो यहां भी अदानी ग्रुप ने डिस्क्लोजर वाइज और जो रिटेल निवेशकों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई है रिपोर्ट में। और कहीं ना कहीं अगर हम फाइनल जो नेल इन द कॉफिन की बात करें, तो सेबी ने किसी भी प्रकार का वायलेशन या किसी भी प्रकार की कंक्लूजन अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ड्रॉ नहीं की है। तो ये कहना कि सेबी को कुछ मिला है, सेबी को कुछ नहीं मिला, ये कहना बहुत प्रीमेच्योर है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग है। ओके यतिन, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी थ्रेडबेयर आपके सामने रखने के लिए। और स्टॉक्स देखिए एक बार जरा अदानी ग्रुप के सारे शानदार रिकवरी, खासतौर से लास्ट के 1 घंटे में अदानी एंटरप्राइजेस 3.5% ऊपर, अदानी पोर्ट्स यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मूव, और इवन जो कैश मार्केट के स्टॉक्स थे अदानी ग्रुप के सारे एक्सेप्ट एक विल्मार जो था वो मेरे ख्याल से रेड में था, लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव। ग्रीन पावर और टोटल गैस ये तो 5% सर्किट वाले स्टॉक्स हैं, इन सब में 5% का अपर सर्किट। अच्छा विल्मार भी एक्चुअली बाय द एंड ग्रीन में बंद हुआ 6.5% के। ट्रांसमिशन, एसीसी, अंबुजा, एनडीटीवी, इन सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी बढ़त। चलिए अब एक ब्रेक लेंगे और आपसे मुलाकात होगी अब हम सबकी मंडे मॉर्निंग को। आप सबको शुभ वीकेंड, हैव अ गुड वीकेंड एंड कम बैक ऑन मंडे।